ऑल ट्रैवल इज ट्रांसफॉर्मेशनल। जब आप परेशान हो गए, थक गए, तो आप अपने मन को अंदर से अच्छा करने के लिए घूमने जाना चाहते हो। इन सारे एक्सपीरियंसेस में से सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा जहाँ पे आपको ज़्यादा लर्निंग मिली? नहीं, बेस्ट क्यों रेट करें हम? सब एक्सपीरियंसेस अलग अलग तरह के थे, तो इट्स लाइक अ बुके, इट्स अ बास्केट। पीपल आर स्किपिंग द कन्वेंशनल प्लेसेस। करेंगे, वो जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मिल रहा है। दूसरा, झगड़े में कौन पड़े? हम तो यार रिलैक्स होने जा रहे हैं, नोएडा से निकल के फिर क्यू में खड़े हो जाएं। इसलिए मैं बार बार अपने आर्टिकल्स में, अपने उसमें कहता हूँ कि दिस इज स्पिरिचुअल, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल। वो आपको बदल रहा है। चाइनीज हमेशा कहते हैं traveling 100 miles is like reading a good book. Do you think people will be still inclined towards going outside, going outdoors after AI? क्यों नहीं जाएंगे? 100%। Social media या digital media has contributed towards the boom of tourism बिल्कुल because our company is built on Instagram. बिल्कुल 100% सोशल मीडिया। मैंने बीच में बोला था एक लाइन कि टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद की है। ट्रैवल करते वक्त मतलब रिजॉल्व करता हूँ मन में कि यार बहुत हो गया, अब इसको रोक लगानी चाहिए ट्रैवल को। और फिर महीने भर बाद अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही होती है ना, तो मेरे को लगता है कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। फिर मौका आ जाता है, फिर ट्रैवल करता हूँ, फिर दुखी होता हूँ, फिर परेशान होता हूँ। एक ही ज़िंदगी में बहुत सारे आनंद उठाए हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जहाँ ज़िंदगी ले जाती गई, चलते गए, केप्ट एंजॉयिंग इट। Welcome to the show, sir. It's called the Time Travel Show, and this is basically about traveling. So, Ilahi Travels is a company जो sustainable travel solution provide कर रही है. And if I tell you a brief हमारे बारे में, तो हम लोग जितने भी हमारे travel packages होते हैं और जितने भी हमारे travelers होते हैं, उनके behalf पे tree plant करते हैं. So far we have planted more than 5,000 trees. एंड अभी जून 15 जून को हमारा 3 साल कंप्लीट हो जाएगा ऑफ ऑपरेशंस. सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग. बाकी आई गॉट टू नो अबाउट यू थ्रू एजाज एंड एजान. तो ये हमारे साथ में है टीम मेंबर्स. तो उन्होंने बताया कि हमारे एक सर हैं, तो बोलते रहते थे. तो मैं कहा एक बार देखते हैं बात करके कि मेरे कुछ सीखने को ही मिलेगा उस चीज़ से. सो वो था. सो वेलकम टू द शो. वेलकम टू जामिया। थैंक यू सर. हाउ आर यू फीलिंग टुडे? मैं बढ़िया हूँ, तुमसे मिलके और अच्छा। Okay. Sir, so for starters, while I was doing research on you, थोड़ा सा for this podcast, I found out कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है पहले. उसके बाद फिर एकदम से ट्रैवल और इन सब चीज़ों में देन यू हैव ऑल्सो वेंट टू मेक्सिको, चाइना, एंड आपने वहाँ पे भी टीच करा है. सो हाउ दिस शिफ्ट, सडन शिफ्ट? एक तो शिफ्ट सडन नहीं है, ओके. सो इट वॉज प्लान्ड। और मैं अहेड ऑफ टाइम्स हूँ, मतलब तुम्हारी जनरेशन का हूँ। राइट. यू ओनली लिव वंस। राइट. तो समय के धार और जो अच्छा लगा वो करते चले गए। एंड चांस ये रहा कि मुझे मौके मिलते चले गए। तो जब मैं छोटा था, तो आई एम फ्रॉम राजस्थान। ओके. वैसे ही टूरिस्टिक स्टेट है। तो एक शहर है वहाँ पे बहुत खूबसूरत, जोधपुर। वहाँ पे आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जोधपुर, बाय एंड लार्ज इन जोधपुर। बट माई फादर वॉज इन गवर्नमेंट जॉब, सो पूरे राजस्थान हम लोग रहे और घूमे और रहे। तो जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी इंजीनियरिंग। तो मेरे मन में यह था कि इंजीनियर बनना है। और बड़ी अच्छी बात ये थी कि मेरे मन में थी कि मैकेनिकल इंजीनियर बनना है और जोधपुर से पढ़ाई करनी है। ओके. और वो एक बार में सेटिंग बैठ गया। फर्स्ट अटैम्प्ट जोधपुर में एडमिशन हो गया, मैकेनिकल किया। और जैसा कि अक्सर होता है कि आप जो चाहते हो वो आपको समझ में आता है कि इज़ नॉट योर प्रोबेबली लव। तो जब मैं MBA इंजीनियरिंग किया, फिर मैंने वहाँ से इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी शुरू करी और साथ में MBA किया। और जब मैं MBA कर रहा था तो मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया UPSC के थ्रू। एंड देन बाय द टाइम, दिस इज़ 1992। ओके. 1992 में सेलेक्ट हुआ, 94 फरवरी में ज्वाइन करना था, 93 में MBA कंप्लीट हुआ। तो मेरे पास 7-8 महीने थे। तो उस वक्त अजमेर में एक नया यूनिवर्सिटी राजस्थान में खुला, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी। वहाँ अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने वहाँ जाके एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया। और मेरे जो हेड और सुपरवाइज़र थे वहाँ पे, प्रोफेसर अजहर काज़मी, ही वॉज जेम ऑफ ए पर्सन। तो मुझे बड़ा मज़ा आया टीचिंग में। तो मैंने वो UPSC ड्रॉप करके आई कंटिन्यूड विद टीचिंग एंड आई जॉइंड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़।
So first 13 years of my career, I was a teacher of management studies. उसी दौरान मुझे मौका मिला मेक्सिको जाने का. वहाँ मैं 1 साल पढ़ा के आया. फिर मैं 8 महीने के लिए ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी है वहाँ पढ़ा के आया. पर मैं बार बार अजमेर वापस आ जाता था. एंड देन फाइनली 2007 में मैं मिज़ोरम, IITTM नहीं 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 नहीं, अच्छा मिज़ोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल म्यांमार और बॉर्डर पे, ओके लास्ट स्टेट है हिंदुस्तान की बांग्लादेश के उस तरफ. सो मैं वहाँ प्रोफेसर और हेड हो गया मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का. वहाँ कम ही रहा, 3-4 महीने रहा. देन आई वाज काइंड ऑफ आस्क्ड बाय IITTM टू कम एंड जॉइन देम, ओके क्योंकि मैं जो पढ़ाता था वो टूरिज़्म से रिलेटेड था. एंड देन करीब 10.5 साल टूरिज़्म में रहा IITTM में. जब बीच में PhD मैंने हॉस्पिटल्स में करी, तो इंजीनियरिंग करी, मैनेजमेंट पढ़ा, PhD हॉस्पिटल्स में करी, IITTM में टूरिज़्म पढ़ाने आया. और अब जब जामिया में आया 2017 में, तो टूरिज़्म के साथ हॉस्पिटैलिटी भी जुड़ गया. तो मैंने एक ही ज़िंदगी में बहुत सारे आनंद उठाए हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जहाँ ज़िंदगी ले जाती गई, चलते गए, केप्ट एन्जॉइंग इट एंड नो रिग्रेट्स. बहुत बढ़िया है. हाउ वाज योर मतलब इन सारे एक्सपीरियंसेस में से सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा जहाँ पे आपको ज़्यादा लर्निंग मिली? नहीं, बेस्ट क्यों रेट करें हम. ओके सब एक्सपीरियंसेस अलग अलग तरह के थे. तो इट्स लाइक अ बुके, इट्स अ बास्केट, जिसमें अलग अलग एक्सपीरियंस की. और जो मज़ा है वो इसी बात का है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट. अच्छा, जब मैं IITTM में था तो आई वाज हेडिंग दिस IITTM नोएडा. फिर ग्वालियर में 6-6.5 साल रहा, 3.5 साल नोएडा रहा. फिर मेरे को नेल्लोर साउथ इंडिया जो IITTM है उसको हेड करने का मौका मिला. तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, टूरिज़्म, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ. तो इतनी सारी चीज़ें करने का कितने लोगों को मौका मिलता है. तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं. और चूंकि अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस, इसलिए ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. तो बहुत मज़ा है. सो हाउ मैंने आपके ना कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसमें यू हैव कंटिन्यूस, मैंने एक वीडियो भी देखी थी यूट्यूब पे बहुत पुरानी, आप मार्केट के बारे में कुछ बता रहे थे फॉर बिजनेसेस. सो मैंने एक पैटर्न भी देखा है कि आपके जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उसमें आप बहुत फ्रीक्वेंटली बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की या बिजनेसेस की, स्मॉल बिजनेसेस की. सो वो एंगल कब आया? मेरी PhD स्मॉल बिजनेसेस पे, स्मॉल हॉस्पिटल्स पे थी एक्चुअली. ओके और सिंस यू ब्रॉट दिस अप, 2004 के आसपास मुझे बहुत अच्छा एक मौका मिला. तब इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते थे, जिसे आजकल MSME कहते हैं. उनका एक स्कीम होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 1-1 करोड़ रुपया साथ ला के एक इंस्टीट्यूट बनाते थे जिसको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स कहते हैं. उस ज़माने में 16 थे. दिस वाज अ पार्टनरशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. दिस वाज बैक इन दिस वाज बैक इन 2003. तो उस वक्त उसकी मिनिस्टर हुआ करती थी वसुंधरा राजे. एंड एक बार वो हमारी यूनिवर्सिटी में आई एंड शी वाज वेरी हैप्पी टू बी एट द यूनिवर्सिटी. तो उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया उनकी मिनिस्ट्री ने कि इस फॉर्मेट को से थोड़ा सा डिपार्चर लेते हुए क्या हम यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं. एंड वो वर्कआउट हो गया. तो वी वर द फर्स्ट एंड द ओनली यूनिवर्सिटी इन द कंट्री टू सेट अप अ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट विद इन द यूनिवर्सिटी सेटअप. और वो सारी जिम्मेदारी बाय एंड लार्ज मेरे ऊपर थी. तो स्क्रैच से उस इंस्टीट्यूट को क्रिएट करना अजमेर यूनिवर्सिटी में. और फिर मैंने वो प्रपोज़ल बनाया और फिर मैं ग्वालियर चला गया वहाँ की यूनिवर्सिटी में. तो मेरे अजमेर के वाइस चांसलर मुझे वापस लेकर आए 7-8 महीने बाद. उन्होंने कहा कि आप इसको चलाइए. तो 2004 से 2007 तक, 2007 मार्च तक मैं उस सेंटर को चलाता था, विच इज़ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट विद इन अ यूनिवर्सिटी. तो वहाँ से मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप पे, और जब मैं टूरिज़्म भी पढ़ाता था IITTM में और जगह, तो मैंने टूरिज़्म एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत बात करी.
और आर्टिकल्स में ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें बताऊं कि गांधी जी का भी ओरिजिनल, वो इकोनॉमिस्ट नहीं थे, हमें समझना चाहिए, पर उन्होंने बार बार एक बात कही ग्राम स्वराज की। उनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच था, पर इट मेक्स लॉट ऑफ इकोनॉमिक सेंस टुडे। वो ये है कि आप बड़े बड़े 4 इंजन लगा के पूरे देश को नहीं खींच सकते, वो भी कंट्री लाइक इंडिया। तो हर गांव, हर जगह एक छोटा इंजन होना चाहिए इकोनॉमिक वेलबींग का या इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएशन का, और वो अपने आसपास के लोगों को पुल कर ले। ठीक है, जितने देश दुनिया में डेवलप कर रहे हैं वो अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के बारे में कर रहे हैं। और इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, और ये एग्जांपल हम बहुत कोट करते थे कि बहुत सारे लोगों का मन होता है कि हम अमेरिका जाएं, बच्चों का, यंगस्टर्स का, वेस्ट का मतलब अमेरिका। क्यों? क्योंकि अमेरिका इज़ ए गुड प्लेस टू बी। ठीक है, एक सर्वे हुआ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों में कि भाई आप क्यों यूनिवर्सिटी में आए हो, क्या करना चाहते हो। तो ओवरवेलमिंग मोर देन 85% बच्चा जो 12वीं करके यूनिवर्सिटी में या हायर एजुकेशन में आ रहा है वो कह रहा है क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वी वांट टू डू समथिंग ऑफ आवर ओन। That's why they're going to America. दैट इज़ वाई देव नहीं, दैट्स वाई देव कम टू द यूनिवर्सिटी। तो ये माहौल है उस अमेरिका का जहाँ पे हम लोग जाना चाहते हैं। हमें लगता है कि बहुत डेवलप्ड कंट्री है, वो environment देगा वो उनको too. एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वो हम उसके कल्चरल सोशल डिमेंशन से बहुत इम्प्रेस होते हैं, पर उसके बैकग्राउंड में एक और माइंडसेट चल रहा है, वो ये एंटरप्रेन्योरियल है। इसको कंपेयर करते हैं, बहुत पुरानी बात है इसलिए डेटा गड़बड़ हो सकता है, पर बात समझने के लिए ठीक है ये कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा था कि सबसे अच्छा ईडीआई जो है वो अहमदाबाद का है, गांधीनगर का ना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उन्होंने एक रिसर्च किया, पुराना रिसर्च है, कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला, अगेन वेरी ओल्ड, विच इज़ कॉल्ड ईडीपी प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। उन्होंने कहा कि भाई ये अलग जगह यूथ में कि वो एंटरप्रेन्योर्स बने। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करते थे। आज की तारीख में उसके वेरिएंट्स ऑलमोस्ट सारी मिनिस्ट्रीज़ करती हैं, सारे बैंक्स को जिम्मेदारी दी गई कि आप फंडिंग करें, फाइनेंस करें इस तरह के वेंचर्स की। तो वो प्रमोट करते थे गांव-गांव, शहर-शहर जाके कि भाई ये प्रोग्राम हो रहा है, अटेंड करो, 1.5 हफ्ते का प्रोग्राम। तो कुछ बच्चे उस प्रोग्राम को अटेंड करते थे, और जब एक रिसर्च हुआ कि इन बच्चों में से कितने बच्चों ने अपने एंटरप्राइजेज शुरू किए, तो वो नंबर 20% से कम था, 18 पॉइंट कुछ परसेंट था Why is एक that? ज़माने में। तो सोचो इंडिया के बच्चे, उसमें से मुश्किल से 1 या 2% बच्चा ईडीपी प्रोग्राम करने जाता था, और उसमें से भी 18% ही, मतलब 20% ही अपना बिजनेस सेटअप करते थे। उनमें से कितने कामयाब होते थे, कितने फेल होते थे वो। कितने फेल हो जाते थे, ये अलग डेटा है। तो सोचो इंडिया के यूथ के माइंड्स में एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ थी और अमेरिका के बच्चों में कहाँ है, कितना बड़ा फ़र्क है। बट वाई हमारी सोसाइटी में हम लोग ज़्यादा, मतलब अभी तो चेंज हो रही है ऑफ कोर्स चीज़ें, बहुत चेंज हुआ है और बहुत पॉजिटिव चेंज है। बट पहले ऐसा क्यों था कि वी वर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स जॉब्स रादर देन स्टार्टिंग आवर ओन बिजनेस। इसका मोटा मोटा जो जिम्मेदारी हम दे सकते हैं ना, वो हम ब्रिटिश लेगेसी को दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सरकारी नौकरी वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया। इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले हम लोग बहुत एंटरप्रेन्योरियल थे, हमारी कुछ कम्युनिटीज़ ज़रूरत से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल थी, पर ये नौकरी वाला और फिक्स सैलरी वाला, साहब वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मोटा मोटा अंग्रेज़ों के टाइम में आया। तो ये जो कॉलोनियल माइंडसेट 200 साल रहा कि आप पीसीएस लिखो, एक एग्ज़ाम लिखो, और जैसे आप 20 साल की उम्र में पहले इंग्लैंड से या बाद में सिविल सर्वेंट बन जाते हो तो सारी दुनिया सलाम कर रही है, स्टेटस मिल तो जाता है। एक काइंड ऑफ कास्ट सिस्टम क्रिएट हो गया ना, सरकारी नौकरी एंड रेस्ट। और कुछ छोटे से सरकारी नौकरी वाले तो हायर कास्ट वाले हो गए, बाकी सब लोअर कास्ट हो गए, विच इज़ एक्चुअली ए पॉजिटिव, अच्छी बात है, ग्रेजुअली गेटिंग डिमोलिश्ड। तो एक तो ये फ़र्क हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझना चाहिए कि
कि किसी भी देश में एंटरप्रेन्योरशिप पे हमने बात किया कि एंटरप्रेन्योरियल होना चाहिए, पर कौन सा सेक्टर है जो सबसे एंटरप्रेन्योरियल होगा? तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या बोलो, मतलब जो सबसे लाइकली सेक्टर है वो तुम्हारा टूरिज़्म का सेक्टर है. अगेन डिफरेंट एजेंसीज अलग स्टैटिस्टिक्स देती है, पर ओवरवेलमिंग 95% से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं टूरिज़्म में, वो स्मॉल नहीं, वो माइक्रो कंपनीज़ हैं, 1 मैन 2 मैन 3 पर्सन. दूसरी बात, गांधी जी का सपना कि वो सारी कंपनियां दिल्ली बॉम्बे जयपुर में नहीं है, वो हर कंपनी पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है. वो दुर्गम से दुर्गम जगह, लेह की, नॉर्थ ईस्ट की, राजस्थान की, जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पे अगर कोई पहुँचा है तो उसको रिसीव करने के लिए वहाँ एक टूरिज़्म या हॉस्पिटैलिटी कंपनी है. फॉर्मल कंपनी नहीं होगी पर इनिशिएटिव है. तो अगर किसी को कहीं जाना है तो वहाँ पे एक होम स्टे होना चाहिए, कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए, वहाँ तक पहुँचाने वाला कोई होना चाहिए. इसलिए टूरिज़्म एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द इन थिंग. बट सर आई हैव अ क्वेश्चन. जैसे हम लोग ना इलाही में हम लोग स्पीति के टूर्स ज़्यादा करवाते हैं ना. स्पीति कैसा रीजन है कि वहाँ पे आज से 10 साल पहले जाना बहुत ही मुश्किल था. एंड आई नो दिस पर्सन, उनका नाम है इशिता मेहता, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो उन्होंने, शी इज़ अ सोशल एंटरप्रेन्योर, एंड उन्होंने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट करा स्पीति इकोस्फीयर के नाम से, एंड उन्होंने टूरिज़्म को अट्रैक्ट करा स्पीति में. और उस समय कनेक्टिविटी नहीं थी. एंड रिसेंटली व्हेन आई वेंट टू स्पीति फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019 और समथिंग, तब जाके रोड्स वगैरह वहाँ बन रही थी. और आज की डेट में वी आर सेंडिंग ऑलमोस्ट अबाउट 4,000 5,000 6,000 पीपल इन अ ईयर टू स्पीति. बट मुझे ऐसा लगता है कि, और हम डिस्कस भी करते रहते हैं मैं और मेरी टीम, कि शायद स्पीति इसलिए चल रहा है क्योंकि वो एक ऐसी डेस्टिनेशन है, या फिर टूरिज़्म लोग हमारे थ्रू इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे, जैसे आपने कहा कि एक बंदा होना चाहिए या फिर एक पर्सन होना चाहिए टू उनको वहाँ पे रिसीव करने के लिए लाया जाए. तो क्योंकि वो डिफ़िकल्ट जगह है जाने के लिए, इसीलिए पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स द ट्रैवल कंपनीज. बट लेट्स टॉक अबाउट प्लेसेस लाइक राम मंदिर, राइट? तो वहाँ पे तो हमारी इतनी ज़रूरत नहीं होगी कंपनीज़ की, या वहाँ पे भी होगी बिकॉज वहाँ पे ईजी एक्सेसिबल है सारी चीज़ें. तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए मुझसे. ओके. राइट. तो मैं टीचर हूँ ना, तो ओके, लंबी ओके. कहानियाँ सुनाऊंगा तुम्हें. ठीक है सर, डन है. तो एक कहानी तो पहले ये समझो कि टूरिज्म इज़ द डार्लिंग ऑफ एवरी गवर्नमेंट. ओके. स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, नेशनल गवर्नमेंट हो, इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन हो, यूरोपियन यूनियन, सबको टूरिज़्म पसंद है. ठीक है. एवरीवन. अगर तुम देखोगे आज से 15 साल पहले 4-5 अच्छे स्टेट्स या एग्रेसिव स्टेट्स थे इंडिया में जिनका वेबसाइट होता था, बाकी का कोई मतलब नहीं है. अच्छा, टूरिज़्म की स्टोरी भी बड़ी, मतलब कुछ साल पहले तक, 30-40 साल पहले तक लोग इसको इकोनॉमिक्स का पार्ट ही नहीं मानते थे ना. मानते थे टूरिज़्म तो पर्सनल थिंग है, जिसको घूमना घूमा है. ये तो अभी रियलाइजेशन हुआ है 80s में कि नहीं यार, टूरिज़्म इज़ ए कंट्रीब्यूटर टू इकॉनमी, तो इस पे ध्यान दो. फिर भी करते करते हमें 1982 हो गया इंडियंस को, जब हमने इनक्रेडिबल इंडिया लॉन्च किया अमिताभ कांत साहब ने. तो वी आर ए लेट स्टार्टर एक बात. पर आज की तारीख में हर छोटे से छोटे स्टेट का इंडिया में एक वेबसाइट है, और वो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कम अच्छी, कि टूरिस्ट आए. तो टूरिज़्म इज़ द डार्लिंग, इस पे कोई डिबेट नहीं बचा. कोई हो, मतलब सोचो पाकिस्तान और सुखबुगाहट तो अफ़गानिस्तान में भी है कि चलो टूरिज़्म करते हैं. हम यहाँ बैठ के मुस्कुरा सकते हैं, कह सकते हैं भाई अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान कौन जाएगा. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, इमरान खान मेड अ वेरी बिग एंड बोल्ड स्टेटमेंट कि हम टूरिज़्म प्रमोट करेंगे. और पाकिस्तान का टूरिज़्म ठीक ठीक रिवाइव हो रहा है. ठीक है. क्यों डार्लिंग है ये समझो. क्योंकि टूरिज़्म में जो खर्चा हो रहा है वो लोकल है. ठीक है. इट्स नॉट कॉन्सेंट्रेटेड. इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल एक ये होता है कि क्रिएशन ऑफ वेल्थ एक बात, हर देश चाहता है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हर कंट्री चाहती है. पर वो तो सिर्फ एक पार्ट है पिक्चर का. दूसरा पार्ट है कि इस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. राइट. कि भाई ये वेल्थ बटी कैसे. फिर वही कहानी और
चाहे ब्लैक एंड वाइट ज़माने की पिक्चरें देखो, चाहे आज की देखो, तब टाटा बिरला को गाली पड़ती थी, अब अडानी अंबानी को गाली देते हैं कि सारे पैसे ये ले गए। राइट। क्योंकि एक मेंटेलिटी है कि इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, ये जायज़ मांग है, गाली देना जायज़ नहीं है, पर ये आकांक्षा, ये एक्सपेक्टेशन जायज़ है कि भी इस कमरे में अगर पैसा बढ़ रहा है तो हम सबको बराबर बटे। अब याद करो राजीव गांधी जी को, वो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट था, वो कहते थे मैं सेंटर से 1 रुपया भेजता हूँ तो नीचे 15 पैसे पहुँचता है, 85 पैसा गेट्स लॉस्ट इन द ट्रांजिट। राइट। तो हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो बॉटम ऑफ द पिरामिड पे वहाँ पे पैसा क्रिएट हो। ये काम करने वाला 2 ही सेक्टर हैं, एक है एग्रीकल्चर और एक है टूरिज़्म। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, उसमें ज़्यादा इनपुट देते हैं, प्रोडक्टिविटी लो है उस सेक्टर की। टूरिज़्म टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, यानी कि जो आपकी इकॉनमी में तेज़ी से और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, और अगर वो सेक्टर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है तो नथिंग लाइक इट। और कैसे करेगा कि उस लास्ट गांव में, आप कोई गांव लो, एक नाम बोलो, स्पीति 10 इयर्स बैक, अगर टूरिस्ट वहाँ गया है, उसने पानी की बोतल खरीदी तो लोकली खरीदी, किसी को पैसे दे दिए, एक घर में रुक गया, आज लंच कहीं कर लिया, कल डिनर कहीं और करेगा, तो एवरी टाइम, और थोड़ी अच्छी जगह चला गया तो आज एक टूर गाइड है, कल दूसरा टूर गाइड है, आज एक कैब है, कल दूसरी कैब है। तो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन, पैसे जेब में डाल के गया और बांटता हुआ जा रहा है। तो इससे वहाँ की लोकल, और जो रिसीविंग एंड पे पर्सन है ना, वो सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मिक्रो, छोटे छोटे, 1 मैन कंपनी या टूर गाइड, 1 पर्सन कंपनी या कैब ड्राइवर, घर के 3 लोगों ने मिलकर ढाबा खोल लिया, होम स्टेज फॉर दैट मैटर। मैं इतनी कहानियाँ सुना सकता हूँ तुम्हें। तो एंटरप्रेन्योरशिप, टूरिज्म इज़ द वे फॉरवर्ड। अब राजीव गांधी जी की जो प्रॉब्लम थी वो मोदी जी की नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि ट्रांजिट में जो पैसा खो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी भी मदद कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा, पर लुक एट इट कि टूरिज़्म में जो रेवेन्यूज़ हैं वो वहाँ खर्च हो रहे हैं, इसलिए टूरिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है। अब समझो अच्छा, कोविड से पहले एक समस्या हो रही, वो वापस इमर्ज हो रही है, और वो समस्या है ओवर टूरिज़्म की। जो तुम इंडिकेट कर रहे हो उसका नेक्स्ट स्टेप है, अभी तो तुम स्पीति की बात कर रहे हो, उसके शिमला की बात करो, मसूरी की बात करो, केदारनाथ, बद्रीनाथ एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम है, ओवर टूरिज़्म है वो भी, पर वो स्लाइटली डिफरेंट उसमें रख रहा हूँ। पर भीड़, कितनी फ़ोटोज़ आती हैं हर साल कि 25,000 गाड़ियाँ ब्लॉक्ड हैं, दे वांट टू गो टू शिमला या मसूरी और वो नहीं पहुँच रही। ठीक है, तो ये एक अलग तरह का प्रॉब्लम था। अब इसको समझने की कोशिश करें। इंक्रीजिंगली पीपल वांट टू ट्रैवल, ठीक है, दिस इज स्पिरिचुअल, राइट। ऑल ट्रैवल इज ट्रांसफॉर्मेशनल। जब आप परेशान हो गए, थक गए, तो आप अपने मन को अंदर से अच्छा करने के लिए घूमने जाना चाहते हो, फॉर अ चेंज, और फॉर अ चेंज, एंड यू वुड लाइक दिस चेंज टू बी लास्टिंग। अब होता है नहीं होता है इज़ ए डिफरेंट थिंग। आपके पास तो 3 ही दिन है, लॉन्ग वीकेंड है, फिर आ रहा है लंबा वीकेंड एक, तो लोग प्लान करेंगे और कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। अभी बैठ के कल का हम चेक कर रहे थे, टिकट नहीं मिल रहा है क्योंकि लोगों ने एक का छुट्टी और ऐड करी, एंड पीपल ऑलरेडी प्लान, क्योंकि लंबा वीकेंड है ये। सो पीपल विल ट्रैवल। क्यों जा रहे हैं लोग? कुछ कोविड ने हमें ध्यान दिलाया, कोविड नहीं है अब, कि घरों में रहना कितना मुश्किल है। तो पहले मैं तुम्हारा आंसर देता हूँ स्पीति वाला, एंड देन आई कम बैक टू दिस डिस्कशन अगेन। तो थ्योरी कहती है, एंड दैट इज़ वाई कमिंग टू यूनिवर्सिटीज़ इज़ ऑल्सो गुड, वो हमें कई ज्ञान की बातें बताते हैं। थ्योरी ये कहती है कि ट्रैवलर्स और डेस्टिनेशंस का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी लोगों की वो होती है जो एडवेंचरर टाइप के होते हैं, है ना, और एक लेजर, नहीं, वो है ना, नई एक्सपीरियंस को
लेने हाँ की कोशिश करते हैं कि कुछ नया हो जाए। वो ऐड है ना, चलो आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, तो ऐसे हैं कुछ लोग। राइट, और स्पीति जाने वाले ज़्यादातर तुम्हारे जो हैं वो यंगस्टर्स होंगे, डेफिनेटली। और वो चाहते चलो कुछ करके आते हैं। घर पे मम्मी पापा डांट रहे हैं कि मोटरसाइकिल नहीं चलानी, तो वो कहते हैं स्पीति तक मोटरसाइकिल पे होके आते हैं या कुछ ऐसा करके आते हैं। तो ये जो एडवेंचरर टाइप के लोग हैं, ये परसेंटेज में डेफिनेटली कम है, बट दे वुड लाइक टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, न्यू एक्सपीरियंसेस। वो एक्सपीरियंसेस जो मतलब क्रिस्टलाइज्ड नहीं है और कॉमन प्लेस एक्सपीरियंसेस नहीं है, वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब किसी जगह पे जाते हैं, और इसे हम बहुत, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली ट्रैवल टूरिस्ट एरिया टेल्क टूरिस्ट एरिया लाइफ साइकिल, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो वो यही कहते हैं कि कुछ डेस्टिनेशंस ऐसी हैं जो नए हैं, क्रिएट होंगे, वहाँ पे पहला विजिटर आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, वहाँ के लोग नए तरीके से रिएक्ट करेंगे, बड़े एक्साइटेड होंगे, टूरिस्ट को रिसीव करेंगे, अरे रहने के नहीं है, आ जाओ हमारे घर हमारे में यहाँ रुक पे जाओ। दिल्ली वाला नहीं करेगा, जयपुर वाला नहीं करेगा, हिमाचल वाले करेंगे। हिमाचल में भी शिमला वाला नहीं करेगा। कुछ नई डेस्टिनेशन, और तुम नई डेस्टिनेशन ढूंढ के लाओ, वहाँ करेगा। जो जा रहा है वो भी इस बात पे एग्री कर रहा है कि यार सड़क नहीं मिलेगी मुझे, हो सकता है एसी नहीं चल रहा हो सकता है पानी का शॉर्टेज हो सकता है मेरे टेस्ट का फूड नहीं हो। उधर रिसीविंग एंड वाला कह रहा है कि अरे खाना अच्छा नहीं है, चलो हम चेंज करते हैं। आप लोग कहाँ से आओ? दिल्ली से आओ, रोटी खाना है, रोटी बना दे, पनीर खाना है, पनीर बना देंगे। तो रिसीविंग होस्ट जो है वो भी चेंज कर रहा है। यहाँ से भी जो लोग जा रहे हैं वो कह रहे हैं अब वहाँ पे ये फैसिलिटी मिल रही है तो मैं जाने लगता हूँ। धक्के खाता हुआ, उछलता हुआ, बम्पी रोड पे मैं नहीं जाऊँगा, पर अब चूंकि रोड अच्छी बन गई है, अब मैं जाऊँगा, चला जाऊँगा। दिल्ली से जयपुर को समझो तो पिछले 5 साल में 6 घंटे लगते थे, तो हमने फ़्लाइट का इंतज़ाम किया कि फ़्लाइट जयपुर दिल्ली 45 मिनट। नोएडा में मैं रहता हूँ, नोएडा से एयरपोर्ट जाना, वेट करना, फ़्लाइट लेके 4 घंटे में मैं जयपुर पहुँच सकता हूँ। ठीक है। गडकरी जी आए, उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सड़क पहले भी अच्छी कर दी थी, अब और अच्छी एक एक्सप्रेस हाईवे बना देता हूँ, और गुड़गांव जाने की और दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, नोएडा से फरीदाबाद होते हुए सीधे दिल्ली, मैं अपने घर से घर, जयपुर में मेरा घर है, 4 घंटे में पहुँच जाता हूँ। अच्छी कंपनी आई, उन्होंने कहा कि हम अच्छी गाड़ियाँ बना रहे हैं, कोविड के टाइम को यूज़ करते हुए हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया, अब आप जा सकते हो। नोएडा से लखनऊ 550 किलोमीटर है, 6 घंटे डैश में आप गाड़ी लगा सकते हो। एक से एक अच्छी गाड़ियाँ हैं आपके पास, एक से एक अच्छी सड़क है। तो अश्विनी वैष्णव जी क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं भी हूँ, आई एम ऑल्सो देयर, वंदे भारत में जाओ, 2 घंटे में पहुँच जाओगे, 3 घंटे में पहुँच जाओगे। तो दिल्ली से जयपुर एयर, रोड और ट्रेन, तीनों एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, एक से एक बेहतरीन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, एक से एक अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। तो क्यों नहीं टूरिस्ट ट्रैवल करेगा? और इसीलिए टूरिस्ट ट्रैवल कर रहा है, और इसीलिए हमने कोविड को सरवाइव किया। इसीलिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैं तो सिर्फ टूरिज़्म का एग्जांपल ले रहा हूँ, भाई इकॉनमी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई कि जो ये एस्टिमेट आ रहा है ना 6% 7% से इंडियन इकॉनमी ग्रो कर रही है, वो इसीलिए कर रही है कि हमने कोविड को यूज़ किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, सहूलियतें दी। तो वो आदमी जो कम कन्वीनियंसेस में नहीं जा रहा था, इसको हम मास टूरिस्ट कहते हैं। इधर वाले बहुत कम हैं जो नई चीज़ें ट्राई आउट कर रहे हैं। जब डेस्टिनेशन पक्की हो गई और वो घर आके कह रहे हैं नहीं नहीं बढ़िया जाएगा, तू भी चला जा, तुम भी चले जाओ, वहाँ मेरी सेटिंग है, वहाँ जान पहचान है, मैं फला होम स्टे को जानता हूँ, मैं इलाही ट्रेवल्स को जानता हूँ, वो तुम्हें ले जाएंगे, और तुम रास्ते में कह रहे हो कि नहीं नहीं आपको क्या दिक्कत है, हम आपके लिए और कन्वीनियंस देंगे। तो वो बल्क टूरिस्ट जो है वो जाने लग गया अब। और उसके बाद है ना, एक दिन ये सेचुरेट हो जाएगी तुम्हारी स्पीति स्पीति, वैली, जैसे मसूरी हो गई, जैसे बहुत सारी डेस्टिनेशन हो गई। लद्दाख की बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, ऊटी हो गया, मतलब यू नेम प्लेसेस। That's why people are skipping the conventional places these करेंगे। days. एक वो जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मिल रहा है, दूसरा झगड़े में कौन पड़े, हम तो यार रिलैक्स होने जा रहे हैं,
नोएडा से निकल के फिर क्यू में खड़े हो जाएं। राइट। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट अ डिफरेंट प्लेस। पर कुछ लोग हैं जो वो होते हैं ना, वादे कर लेते हैं, कस्में खा लेते हैं कि नहीं मैं तो हर साल माथा टेकने गोवा ही जाना है मुझे। राइट। घर भी बना लिया, एक अपार्टमेंट भी ले लिया, टाइम शेयर अपार्टमेंट ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो दोनों तरफ कम लोग हैं, नए वाले, रिपीट वाले, बीच में एक बल्क होता है जो बहुत बड़ा बल्क है, जो कन्वीनियंस के साथ नई नई जगहें करेगा, जो तुम्हारा मार्केट है। राइट। वो कहेंगे कि नहीं हमें नई जगह बताओ, तुम्हारी सर्विसेज अच्छी लग रही हैं उनको, तो कहेंगे हमको भरोसा इलाही पे है। पहले हो सकता है वो आके तुम्हें कहेंगे हमें स्पीति ले जाओ, हो सकता है 4 साल बाद। और ऐसे मेरी बहुत बात होती है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी कंपनियाँ में हैं। जब ये रियल इस्टेट बूम आया ना एनसीआर में, खूब ज़मीनें बिकी और खूब लोगों ने पैसा कमाया, तो बताते हैं कि सर वो कैश लाते थे बैग में, कहते थे ये ले 5 लाख रुपया, अब बता कहाँ जा सकते हैं हम। मतलब दे डोंट हैव अ डेस्टिनेशन इन माइंड ऑल्सो। वो कह रहे पर थॉमस कुक हमें एक अच्छी जगह ले जाएगा, फला फला कंपनी हमें एक अच्छी जगह ले जाएगी। ठीक है, तो उनके पास है। और ट्रैवलिंग हमारे खून में रच बस गई है आज की तारीख में। और क्यों बस गई है? क्योंकि वो बहुत सारा कंफर्ट आपको देती है। डू यू थिंक कोविड हैज़ प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन द कोविड इंक्रीज ये ऑफ चेंज हो रहा था, इफ़ यू लुक एट इट। मैं कोविड को क्रेडिट थोड़ा सा दूंगा, ओके। पर बिफोर कोविड भी अगर आप UNWTO की रिपोर्ट्स देखोगे, हर साल पब्लिश करते थे वो, और उसमें वो ट्रेंड्स लिखते थे। तो उन ट्रेंड्स को अगर आप देखोगे तो सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रैवल, ये कोविड से पहले उस लिस्ट में आने लगा था। इन्होंने सिर्फ कैटलाइज कर दिया सिचुएशन को कि जो लोग डाउट था जिनके माइंड में, जिनको ये नहीं पता था कि ये क्यों हुड़क उठती है, अर्ज उठता है ट्रैवल का, ये जिनको समझ में नहीं आ रहा था, उनको बताया कि लो तुम बंद रहो घर में 3 महीने, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि घर से, फ्लैट में से नीचे सोसाइटी में वॉक करना ही कितना अच्छा है। नेचर, प्लांट्स, ग्रीनरी। अब तुम मेरे ऑफिस में बैठे हो तो कितने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। विंडो वाली खिड़की तुम्हारे ऑफिस में, ये लोग आपस में कोशिश करते हैं कि विंडो वाली, लॉन फेसिंग, बीच फेसिंग, मतलब नेचर से जो कनेक्ट है। कोई मुझसे पूछा था कि अगर लग्जरी टेंट में ही रहना है तो, मतलब ग्लैम्पिंग जिसे हम कहते हैं, तो फिर जा ही क्यों रहे हैं इतनी दूर तकलीफ। व्हाट इज ग्लैम्पिंग? मैं जानता नहीं। ग्लैमरस कैंपिंग, ओह ओके। द न्यू वर्ड फॉर इट इज़ ग्लैम्पिंग। ग्लैम्पिंग। तो जो स्विस टेंट्स हैं वो, जिसमें एयर कंडीशनर भी है, सारी फैसिलिटी भी है, तो कह रहे भाई इतनी फैसिलिटी चाहिए तो ग्लैम्पिंग के लिए जा क्यों रहे हो। राइट। एंड वन ऑफ द आंसर्स, देयर आर मेनी आंसर्स, बट वन ऑफ द आंसर्स इज कि मैन वांट्स टू ट्रेवल टू बी विद नेचर। इस कहानी को भी समझो। 99.9% हमारी जो एग्जिस्टेंस है इस प्लेनेट पे इंसानों की, हैड बीन एज पार्ट ऑफ द नेचर। 0.1% टाइम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लेनेट ही ये हुआ है कि हमने नेचर को डिफाई करना शुरू किया है। हमने नेचर, अभी सर इस मेरे को याद आया, वी हैड दिस पर्सन ऑन द पॉडकास्ट, उनका नाम है मनवीर गौतम। सो ही इज़ एन आर्टिस्ट। सो व्हाट वी डिड इज़ कि हमारे ट्रैवल पे स्पीति के बैच में बहुत सारा ना कचरा होता है, प्लास्टिक लोग इस्तेमाल करते हैं। सो इनका ना UN में कुछ आया था मनवीर जी का, और हम लोगों ने इनको कांटेक्ट करा एंड वी क्रिएटेड जितना भी प्लास्टिक कलेक्ट हुआ ऑन द ट्रिप, हमने उसको कलेक्ट करा एंड वी ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू एन आर्ट पीस। ओके। और हमने बनाया स्नो लेपर्ड, बिकॉज स्पीति इज़ नोन फॉर स्नो लेपर्ड, एंड वी हैव क्रिएटेड एंड इंस्टॉल इट इन द मिडल ऑफ द जो डंप यार्ड है वहाँ पे, वहीं पर ही। तो ये दिखाने के लिए कि अगर हम लोग नहीं रुके, दिस विल बी द, ये खा जाएगा इस चीज़ आई को। डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस कंपनी, बट इट्स अ जर्मन कंपनी। वो लोग क्या करते थे, और ये बहुत पहले से कर रहे हैं, कि भी जो भी ग्रुप गया तो उस ग्रुप, स्पेशली टू मालदीव्स एंड मॉरिशस एंड दीज प्लेसेस, तो वो लोग साथ के साथ जो भी वेस्ट है ना उसको कलेक्ट करते थे। एंड दे हैड अ बिलेट्स बनाते ना फैसिलिटी देयर, तो सारे कचरे को कंप्रेस करके उसका छोटा सा एक बिलेट बनाया,
और उसको उसी फ्लाइट्स में वापस लिया है जिसमें ये जर्मन टूरिस्ट गए जा रहे थे। राइट। और उन्होंने कहा ये जर्मन्स का वेस्ट है, ये मॉरिशस की जिम्मेदारी नहीं है, ये मालदीव्स की जिम्मेदारी नहीं है, सो वी आर ब्रिंगिंग इट बैक टू जर्मनी एंड यहाँ पे आके इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। लुक एट दिस आइडिया एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। पर जो बात मैं बता रहा था उसको समझो कि पिछले 500 साल में, जिसे हम एंथ्रोपोसीन कहते हैं, हमको ये ताकत मिल गई हम इंसानों को कि हम नेचर को डिफाई कर दें। स्पीति में जाके मैं राजस्थानी स्टाइल का घर बना सकता हूँ, राजस्थान में बैठ के मैं गोवन खाना खा सकता हूँ, जो मेरा मर्जी है मैं कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ मैंने नेचर पे कॉन्कर कर लिया, बट हो क्या रहा है कि मेरा एक्चुअल में अपने सराउंडिंग और नेचर से डाइवोर्स हो रहा है, मैं उससे अलग चला जा रहा हूँ। और एक स्कूल ऑफ थॉट जो है फिलोसफर्स का, थिंकर्स का, वो ये कहते हैं कि मेरे अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, यही बातें कर रहा हूँ जो मेरे राइटिंग्स में है, ये जो स्ट्रेस है वो इसलिए है कि जो मेरा नेचुरल हैबिटेट था, मेरा जो नेचुरल कनेक्ट था, उससे मैं अलग हो गया हूँ। हम नेचर को अलग मानने लग गए हैं अपने आप से। अब बाहर कितना भी टेम्परेचर है, हम कितने आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब कोई मुझे कहे कि चलो बाहर घूम के आते हैं, तो मेरे लिए कितनी बड़ी परेशानी है। पर कुदरत ने, नेचर ने मुझे ऐसे ही क्रिएट किया था कि मैं इस नेचर के साथ रहूं। और उसमें एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, अनसर्टेनिटी। मैं जंगल में जा रहा हूँ आदि मानव की तरह, और इधर से हिरन आ गया, इधर से खरगोश आ गया है, और फिर इधर से शेर आ गया। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। पर आई वॉज क्रिएटेड टू लिव विद दैट अनसर्टेनिटी। अभी मुझे मालूम है कि शेर, हिरण और खरगोश देखने के लिए मुझे जू जाना पड़ेगा, मिलेगा ही नहीं। तो मैंने अपनी लाइफ में अनसर्टेनिटी को ऑफसेट कर दिया अपनी ताकत से, और मैं सर्टेन बन गया, मेरा एनवायरनमेंट सर्टेन हो गया। पर इससे दो चीज़ें हुई कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, और जो मेरा नेचुरल बीइंग था मैं उससे जूझ रहा हूँ। इसलिए मेरे मन में बहुत स्ट्रेस है। और एग्जैक्टली यही स्ट्रेस कोविड टाइम में था, कि जब आदमी को फोर्स कर दिया कि आप इस एसी वाले घर में वायरस से भी बच के सेफ रहो, तो उसने कहा नहीं भाई, कोई झूठे पास बनवा रहा है, कोई झूठा तिकड़म लगा रहा है कि मैं बस बाहर तक निकल के होया हूँ। तो ये जो अर्ज है ना, ये कोविड ने आपको दिखाया कि नहीं भाई, आप कहाँ के हो, आपको कहाँ पहुँचना चाहिए। और कोविड के बाद वो टर्म आ गया रिवेंज टूरिज्म। राइट। कि हमने अपने आप से रिवेंज लिया, अपनी परिस्थिति से रिवेंज लिया। और कूद के कहाँ जा रहे थे? कितने लोग ताजमहल देखने गए? नहीं गए। लोग कूद के उत्तराखंड, हिमाचल, ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड जगह है जो इतनी नहीं मतलब अनएक्सप्लोर्ड बोल रहे हो तुम, मैं उसे कह रहा हूँ क्लोज टू नेचर। राइट। अनएक्सप्लोर्ड है वो, क्लोज टू नेचर है। ग्लैम्पिंग का मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी आदतें बिगड़ी हुई हैं, पर मैं नेचर के पास जा रहा हूँ। मुझ में और नेचर में सिर्फ एक पतली सी फिल्म का डिफरेंस रह गया, टेंट की जो शेड है, बट आई एम सो क्लोज टू द नेचर। अब मेरी मजबूरी है कि मेरे को बरसात में की आदत नहीं है, मेरे को गर्मी की आदत नहीं है, मुझे एनिमल्स को हैंडल करना नहीं आता, इसलिए मैं टेंट के अंदर हूँ। बट वो माइक्रो फिल्म के दूसरी तरफ नेचर है। दिस इज़ हाउ आई एम सिचुएटेड। तो आप जितना वो देखोगे ना, मैं कितने आराम से बैठा हूँ, तुम कितने आराम से बैठे हो। अब मैं एक हॉलीडे पे जाता हूँ तो मैं ट्रेन बुक करूँगा, पर जैसे ही मैं ट्रेन बुक करूँगा और रेलवे स्टेशन की तरफ जाऊँगा, मेरा पहला वो होगा कि यार मैं टाइम पे पहुँचूँगा नहीं। मतलब मैंने बैठे बैठाए अनसर्टेनिटी को, मतलब परेशानी मोल लेने की जगह मैं फ्रेज़ यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने अनसर्टेनिटी मोल ले ली। बट प्लीज़ समझो, ये कंट्रोल्ड अनसर्टेनिटी मेरा नेचुरल सेल्फ है, अनसर्टेनिटी मेरा नेचुरल सेल्फ है। जो नेचर ने, भगवान ने, खुदा ने मेरे को बनाया था कि तेरे को ऐसे रहना है, उसको मैंने भगा दिया, सर्टेनिटी लाया, पर मैं वापस उस अनसर्टेनिटी की तरफ जाना चाहता हूँ। पर अब मैं डर रहा हूँ क्योंकि मेरा लालन पालन ऐसा हुआ है। तो मुझे इलाही ट्रेवल्स की ज़रूरत है कि मैं ना जाना भी चाहता हूँ नेचर के पास, अनसर्टेन में भी जाना चाहता हूँ, पर है ना कोई पीछे से ना गारंटी कार्ड दे दे मुझे इलाही ट्रेवल्स कि नहीं हम ले जाएंगे, तुम्हें घुमा के ले आएंगे, राइट। और 5 बार इलाही के साथ जाऊंगा, फिर मैं हिम्मत करूंगा खुद से निकलने की। तो मैं ये बार बार करूंगा, मैं बार बार इस अनसर्टिनिटी को सिम्युलेट करूंगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये मेरा नेचुरल सेल्फ है। मुझे नेचर के कनेक्ट में रहना, ये मेरा नेचुरल सेल्फ है।
तो हमें उस बड़ी पिक्चर को देखना है, उस बड़ी पिक्चर को समझना चाहिए कि हम किस तरफ जाना चाह रहा है इंसान। तो इंसान के जाने का डायरेक्शन अगर पता है तो नाउ इलाही ट्रेवल्स और वॉट एवर कंपनी यू आर एंड हूसोएवर एम आई, और जो भी मेरी ट्रैवल रिलेटेड या अदरवाइज कंपनीज़ हैं, उन्हें वो सब चीज़ें करनी चाहिए जो इंसान को उस गंतव्य तक, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद करे है, प्रैक्टिकली, फिज़िकली भी, इमोशनली भी और साइकोलॉजिकली भी, कि मैं एज ए इंसान क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ माई नेचुरल प्लेस, मेरा नेचुरल डेस्टिनेशन क्या है। अनसर्टिनिटी भी उसमें शामिल है। अच्छा देखो, हर रिलीजन का समझो तुम, उसमें पिलग्रिमेज का कॉन्सेप्ट है, और पिलग्रिमेज हर केस में, आजकल हमने हेलीकॉप्टर निकाल लिया है, पर पिलग्रिमेज का बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है। एक कि वो दुर्गम था, है ना, और दूसरा वो एंड ऑफ इंडिया की अगर अपन बात करें, वर्ण आश्रम व्यवस्था जो थी हमारी, वो लास्ट आश्रम था। मतलब आप जाओ, दुर्गम जगह पे जाओ, विदाउट अ गारंटी कि यू आर कमिंग बैक। लास्ट आश्रम में जा रहे हो ना आप, तो आप चले गए, आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आए तो भी ख़त्म, कोई बड़ी बात नहीं। पांडव गए, लुक एट द स्टोरी ऑफ पांडवास, राजा थे, किंग्स थे, पर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया जाने का, और क्या किया, हाइट पे गए। हाइट का मतलब क्या है, हाइट का मतलब है कि आप मुश्किल से मुश्किल जगह जा रहे हो। क्रिश्चियनिटी में आप देख लो, जितनी छोटे मोटे उनके वो हिल टॉप पे है, एक इंटरप्रिटेशन उसकी है कि आप हाइट पे हो तो आप ऊपर खुदा के क्लोज हो, दिस इज़ वन इंटरप्रिटेशन। पर दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि आप जितने ऊपर हो आप उतनी मुश्किल से पहुँचे, और मुश्किल से वहाँ पहुँचने में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है कि आप एसी नहीं ले जा सकते, आप खूब बड़ा अटैची नहीं ले जा सकते। तो जैसे जैसे आप हाइट को असेंड करोगे, आप अपने मटेरियल चीज़ें जिनसे आपने ज़िंदगी भर मोहब्बत की है, जिनके सहारे आप रहे हो, आप उनको छोड़ते चले जा रहे हो। ट्रैवल लाइट अपन सब कह रहे हैं आजकल, क्यों कह रहे हैं कि आप छोड़ो ना, अब मैं क्या क्या सिमुलेट कर रहा हूँ इन यात्राओं में, अनसर्टेनिटी, क्लोज टू नेचर, वो मटेरियल कन्वीनियंसेस और अच्छी चीज़ें। मुझे आदत है कि मुझे सुबह उठते कोई बेड टी दे दे, जैसे ही मैं यात्रा पे जाता हूँ मुझे पक्के से मालूम है मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं फ़ीकी चाय पीता हूँ, मुझे मालूम है पक्के से मुझे फ़ीकी चाय नहीं मिलने वाली है, पर फिर भी थोड़े थोड़े दिन में मैं भागता हूँ कि ये करके तो, एंड दिस इज़ गुड फॉर मी। यही एवरी रिलीजन उसने यही समझाया आपको कि आप ये मटेरियल वेल्थ छोड़ दो। हज के लिए जाते थे, कितना मुश्किल है हज का वो जो सर्किट है। अब बहुत सारी कन्वीनियंसेस हो गई, पर अगर ओरिजिनल देखो और हिस्टोरिकली देखो तो लास्ट फेज़ ऑफ लाइफ में आप जाते थे। एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो कुछ लोगों को निपटाते थे ना जब बादशाह, तो उन्हें हज पे भेज देते थे कि बस ख़त्म हो गया, दिस इज़ द एंड, कंपलसरी रिटायरमेंट। अकबर ने उनको भेज दिया था, बैराम खान को, वो पहले उनके मेंटर थे, उन्होंने कहा जाओ। और कहते हैं, हिस्ट्री से रेफर चेक कर लेना, कि वो थोड़े दूर गए एंड ही वाज प्रोबेबली किल्ड। ओके। है ना, पर वो लास्ट फेज़ में होता था। तो हर रिलीजन ने कहा है कि भाई आपने एक अच्छी ज़िंदगी जी ली, लाइफ के आखिरी पड़ाव पे आप अब आप मटेरियल, आपको बहुत तकलीफ़ होगा, तो आप इन मटेरियल जो वो हैं आपकी, उनसे दूर हटने की प्रैक्टिस करो। एंड ट्रैवलिंग एक्चुअली हेल्प्स यू विद दैट। एवरी टाइम यू ट्रैवल आउट ऑफ योर प्लेस, भले आप 5 स्टार में जाके रुक रहे हैं और एयर ट्रैवल कर रहे हैं, पर फिर भी आप अनसर्टेन हैं बहुत सारी जगहों पे, पल पल, और आप बार बार उन अनसर्टेनिटीज़ को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, नहीं कि एक कुछ नहीं बैठेगा तो फिर तो अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करेंगे कि यार ये क्या है, मेरी गाड़ी नहीं आई, बट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस अनसर्टेनिटी। इसलिए मैं बार बार अपने आर्टिकल्स में, अपने उसमें कहता हूँ कि दिस इज़ स्पिरिचुअल, दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल। वो आपको बदल रहा है। एवरी टाइम यू ट्रैवल एंड यू कम बैक होम, आप थोड़ा सा एनलाइटेंड हो, कुछ नए एक्सपोजर हैं। चाइनीज़ हमेशा कहते हैं ट्रैवलिंग 100 माइल्स इज़ लाइक रीडिंग अ गुड बुक। जितना ज्ञान आपको, एक उस ज़माने की बात है, आप बुक्स का मतलब उसके स्पिरिट को समझो, कि जितना ज्ञान आपको पढ़ाई से होगा, उतना ज्ञान आपको
ट्रैवलिंग से भी होगा। तो आप जब भी ट्रैवल करोगे आप महसूस करोगे, आप पांचों सेंसेस से, तुम पूछ रहे थे ना इंद्रियां, पांचों इंद्रियों से आप दुनिया को, कमरे में बैठ के मुझे क्या पता चलेगा, एक्सपीरियंसेस कौन, लिमिटेड हो जाएंगे। बिल्कुल आपने अपनी इंद्रियों को मौका ही नहीं दिया। आप जितनी बार ट्रैवल करोगे आप अपनी सारी फैकल्टी से, पांचों इंद्रियों से इस एनवायरनमेंट का, इस नेचर का, इस हकीकत का आप उसको एहसास करो। मेरे लिए ज़िंदगी के क्या माने हैं इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। और दुनिया बड़ी बुरी है, ये है वो है, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सब चीज़ मेरे पास है। आप किसी बहुत दूर की जगह पे चले जाओ, देन यू विल रियलाइज़ कि यार ये जो मेरी प्रॉब्लम थी ये तो एक्चुअली प्रॉब्लम है ही नहीं। इस तरह की तो प्रॉब्लम ये लोग सोचते ही नहीं है, इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं है। नॉट बिकॉज कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो जो प्रॉब्लम मेरी थी वो एक्चुअल में इज़ अ क्रिएशन ऑफ माई माइंड। मैंने ऐसा सोच रखा है इसलिए। फिर आप, और आप कहते हो कि यार मेरे है ना एनलाइटेंड हो गया हूँ, मैं एक्सपोज्ड हो गया, मैं फालतू की चीज़ों में दुखी हो रहा था, ये तो है ही नहीं लाइफ में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें जिनके आपके पास सोल्यूशन नहीं, आप दूर जाके देखते हो वापस तो आपको सोल्यूशन दिखने लगता है। अभी तो मैं कूप मंडूप हूँ ना, कुएं के अंदर हूँ, मैं कुएं का मेंढक हूँ। मुझे इतना ही दिख रहा है कि अच्छा दुनिया ना गोल है और नीचे पानी है, ऊपर कुछ नीला सा गोला दिखता है। प्रोबेबली मेंढक को यही समझ में आता होगा। जब बाहर निकल जाता है कुएं से तब उसे पूरा दिखता होगा, यार यार इतना सा कुआं था, मैं इसी में परेशान हो रहा था, कितनी खूबसूरत दुनिया है। नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग द टर्म ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रैवल। हाँ, आप हमेशा अपने आप को बदला हुआ महसूस करते हो बिकॉज यू आर ए कंपनी। प्लीज़ इसको समझें, यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज। आप सर्विसेज दे रहे हो। मैंने बहुत साल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के इंस्टीट्यूट में काम किया। हम एक वर्ड यूज़ करते थे, साइट सीइंग। राइट करते हैं ना अभी भी, राइट राइट कहाँ जा रहे साइट सीइंग। अभी भी गाइड से बात करो कहते हैं साइट सीइंग। तो मैंने धीरे धीरे जब उनको ट्रेन करते थे तो हम एक बात उनके जहन में बैठाना चाहते थे कि टूरिज्म एंड ट्रैवल इज़ नॉट अबाउट विजिटिंग प्लेसेस एंड साइट सीइंग। इट्स नॉट अबाउट सीइंग एंड विजिटिंग प्लेसेस, it's about immersing in an experience. Tourism is experiential. हर जगह की एक पर्सनैलिटी है और वो पर्सनैलिटी से जब आप इंटरेक्ट करते हो तो एक अलग, जयपुर का अपना पर्सनैलिटी है, जोधपुर का अपना है, दिल्ली का अपना है, चंडीगढ़ का अपना है, चेन्नई का अपना है, बेंगलुरु का अपना है, हर जगह का अपना पर्सनैलिटी है। और वो जो एहसास है बीइंग इन दिल्ली, दिल्ली वाला और दिल्ली में होना, ये एक एक्सपीरियंस है विच इज़ अ डिस्टिंक्ट एक्सपीरियंस। हो सकता है मैं कॉपी पेन लेके फ़र्क नहीं बता पाऊँ, दिल्ली बॉम्बे में बिल्डिंगों की शक्ल अलग अलग है ये लिख दूंगा, ये जयपुर और दिल्ली में ये फ़र्क है, पर एक्चुअल में एहसास में फ़र्क है। जयपुर फील्स लाइक जयपुर, दिल्ली फील्स लाइक दिल्ली, और दोनों का अलग अलग एक्सपीरियंस है। जो मैं कह रहा था ना, मैंने घाट घाट का पानी पिया, अलग अलग एक्सपीरियंस है। ये जयपुर अच्छा है या दिल्ली अच्छा है इज़ नॉट द इशू। क्योंकि मुझे दिल्ली की आदत है इसलिए जयपुर अच्छा है, और फिर नेक्स्ट टाइम गोवा अच्छा लगेगा, और फिर नेक्स्ट टाइम मे बी माउंटेन्स में कोई अच्छा लगेगा, और शहर अच्छे लग रहे हैं तो गांव अच्छा लगेगा। ये सब एक्सपीरियंसेस है क्योंकि, और ये एक्सपीरियंसेस कहाँ से आ रहे हैं, उन जगहों की पर्सनैलिटी से। तो मुझे वो एक्सपीरियंसेस इंटरनलाइज करने एज ए ट्रैवलर, आत्मसात करने, दैट्स अ गुड हिंदी वर्ड, इंटरनलाइज आत्मसात। करना है मुझे, आत्मसात करना है उस एक्सपीरियंस को कि ये एक्सपीरियंस क्या है। और मैं अपनी ज़िंदगी में ये सारे एक्सपीरियंसेस लेना चाहता हूँ। और जब ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं तो मैं एनलाइटेंड फील करता हूँ कि अच्छा ये भी है। और फिर तुम मेरे सामने छोटी सी समस्या लाओ तो आई एम हैप्पी पर्सन। मैं यार ये समस्या नहीं है, ये फालतू में राइट। मोहित परेशान हो रहा है, एक्चुअल में तो ये समस्या, मैं समझाऊंगा तुम्हें, पर मैं कहूँगा जो घूम के आओ, देखो तुम्हें पता चलेगा कि दिस प्रॉब्लम एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट। दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। एवरी ट्रैवल जो है ना, इट्स लाइक ए स्पाइरल। तो मैं यहाँ से गया, एक ट्रैवल करके आया, वापस तो उसी पते पे गया, पर थोड़ा सा ऊपर आया, राइट। फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ ट्रैवल स्पाइरल करके वापस आ, तो मैं नोएडा ही गया लौट के, या दिल्ली आ गया, पर एक्चुअली एलिवेटेड। तो ये स्पाइरल है, जितना ट्रैवल करोगे स्पाइरल, विद एवरी सर्किल यू आर मूविंग हायर एंड हायर एंड हायर। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑल ट्रैवल इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल।
बट सर व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर नॉट रेडी विद दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट, मतलब नहीं, मैं हमें उन्हें जिद करके बहस नहीं करनी ना. वो ओके जब भी ट्रैवल करेंगे वो बोले नहीं, इज़ अ डिफरेंट इशू. ओके पर अगर उनका ट्रैवल एक्सपीरियंस वंस इन अ वाइल बहुत बुरा हो सकता है, नॉर्मली ट्रैवल एक्सपीरियंस इज़ अ गुड एक्सपीरियंस. राइट तो वो आएगा, वो कहेंगे हाँ यार बहुत ये हुआ. फिर थोड़े दिन बाद, मैं बताऊँ ना अपना, मेरे को बहुत मौका मिला ट्रैवलिंग का, मिलता है जब भी ट्रैवल करता हूँ. ऑब्वियसली इट्स, अब मेरे लिए कोई बहुत नोवेल्टी नहीं है. इट्स अ काइंड ऑफ है ना, इट्स टैक्सिंग कि सुबह उठे, अर्ली मॉर्निंग ही उठना पड़ता है फ़्लाइट के लिए. Right. फिर फ़्लाइट ली, ये हुआ वो हुआ. और हर बार ट्रैवल करते वक्त बाद मतलब रिजॉल्व करता हूँ मन ही मन कि यार बहुत हो गया, अब इसको रोक लगानी चाहिए ट्रैवल को. और फिर महीने भर बाद अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही होती है ना, तो मेरे फिर को you लगता है कि feel क्या हो रहा है क्या मेरी हो रहा है. ज़िंदगी में. थोड़ी Right. बेइज्जती भी लगती है कि लोगों ने बुलाना बंद कर दिया है. थोड़ा अपनी किस्मत को कोसने लगता हूँ कि यार आपको आजकल क्या हो रखा है. फिर मौका आ जाता है, फिर ट्रैवल करता हूँ, फिर दुखी होता हूँ, फिर परेशान होता हूँ. बट दिस इज़ वेयर योर यू नो गुड कंपनीज लाइक योर कैन कम इन, एनी अदर कंपनी, कि मेरी जो चैलेंजेस हैं ट्रैवल के, उसकी जिम्मेदारी कोई और ले ले. राइट तो दैट्स द रोल ऑफ गुड सर्विस. और ये जो वो होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे होगा, मुझे जो दिख रहा है आँखों से वो मेरे को ट्रांसफॉर्म करेगा. जो मैं समझा वो मेरे को प्रोसेस होके मेरे दिमाग में ट्रांसफॉर्म करेगा. पर मुझे सब कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे कुछ लोग चाहिए उस यात्रा के दौरान जो मुझे इंटरप्रेट कर दें चीज़ें. ठीक है ना. मतलब एज सिंपल एज कि होस्ट ने कहा हमारे यहाँ ऐसा होता है. क्यों होता है, उसने 2 लाइन बोल दी. जो मुझे आँखों से दिख रहा था वो थोड़ा अजीब लग रहा था, मैं कोशिश कर रहा था उसको समझने की, पर मेरे होस्ट ने मुझे एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्यों हो रहा है, हम लोग ये क्यों करते हैं. ठीक है, छोटी सी बात चलते, जस्ट अ पासिंग रिमार्क, एंड दिस इज इंटरप्रिटेशन, एंड दिस एक्सपीडाइट्स माई अंडरस्टैंडिंग. तेज़ी से समझ में आता है, ज़्यादा समझ में आता है, मैं ज़्यादा एलिवेटेड महसूस करता हूँ. इसलिए लोग होटल की जगह होम स्टेज प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि होम स्टे इज़ मोर एक्सपीरियंशियल. जिस जगह की पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा था, वो पर्सनैलिटी मेरे को कैसे समझ में आएगी जब मैं वहाँ के बाशिंदों के साथ उनके घरों में उनके तरीके से रहूँगा, उनकी समस्याएं तो और तरीके चैलेंजेस देखेंगे. राइट को भी लिव करूँगा, तो मेरा एक्सपीरियंस रिच होगा. इसलिए ये मूवमेंट, इसीलिए तो एयरबीएनबी और booking.com मज़े कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको. लुक एट एयरबीएनबी, पहले तो वो स्टे बुक कर रहे थे, अब वो चेंज कर दिया है. वो कहते हैं कि वी सेल एक्सपीरियंसेस, एयरबीएनबी एक्सपीरियंसेस, ये नाम हो गया है उसका. इवन विद जॉस्टल हाँ, देवर एवरीवन. पहले उसमें थे, अब वो ट्रिप्स करा रहे हैं. अब तो ये हो गया है. दुनिया में पहले जब इकोनॉमिक्स शुरू हुई ना, तो कमोडिटीज़, फिर गुड्स, फिर सर्विसेज आई, फिर सर्विसेज आके एक्सपीरियंसेस आ गए. कि आप कितना, तुम जहाँ तक जाओगे या कोई भी कंपनी जाएगी, वो कहते, तुम ये कहना शुरू करोगे कि हम सर्विसेज नहीं, हम अच्छे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं आपके लिए, हम आपको अच्छी सर्विसेज देते हैं. ये पुरानी बात थी. अब तुम्हारा पिच हो जाएगा, हम आपके लिए अच्छे एक्सपीरियंसेस क्यूरेट करेंगे, हम आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस देंगे. पर यहाँ पे बात नहीं रुकने वाली है. कंज्यूमर कह रहा है कि इस एक्सपीरियंस से मेरा होगा क्या, हाउ डू आई गेट ट्रांसफॉर्म्ड, ये उसका नेक्स्ट स्टेप है. तो मैं हर बार इवेल्युएट करूँगा कि इस यात्रा से मेरा क्या होगा. तो आपको वहाँ पिच इन करना पड़ेगा से कुछ सालों में, कुछ समय बाद, कि हाउ डू आई हेल्प यू चेंज, हाउ डू आई हेल्प यू ट्रांसफॉर्म. जब आप मेरे साथ एक स्पीति का एक बाइक टूर करके आओगे या एक ट्रैक करोगे, तो हाउ डू यू ट्रांसफॉर्म एंड हाउ डू यू गेट ट्रांसफॉर्म्ड एंड हाउ इज़ इट गोइंग टू बेनिफिट यू. ठीक है. सो हम लोग जब ट्रिप कराते हैं तो उसमें इंडक्शन प्रोग्राम होता है जिसमें वी गिव द ओवरव्यू ऑफ द ट्रिप. तो हम इसमें एक चीज़ ये भी ऐड कर पाएंगे कि आफ्टर द ट्रिप यू आर गिवन अ हैंडबुक और समथिंग, अ पेपर और इवैल्यूएशन. तो जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है ट्रिप की, तब हम यहाँ पे एक्टिविटी भी करा सकते हैं कि हाउ यू हैव चेंज्ड, जो एक्सपीरियंसेस आपको मिले वो कैसे उन्होंने आपको चेंज करा थ्रू आउट द जर्नी. मे बी दिस वी कैन इंटीग्रेट. हाँ, मतलब ये ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया. इसमें 2-4 मार्केटिंग की ट्रिक्स हैं, वो अच्छी हैं.
ऐसा करने से जैसे इंडक्शन हुआ शुरू में, तो आप आई डोंट नो कैसे करते हैं, पर यू काइंड ऑफ सेट टारगेट्स। Right. देखो अपन दिस इज व्हाट इज वी आर गोइंग टू अचीव डे 1 पे ये अचीव Expectation करेंगे। setting. हाँ, एक्सपेक्टेशन सेटिंग Yes. है ना, वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग भी है और टारगेट सेटिंग भी है। जैसे हम एक ट्रिक सिखाते हैं, तुम्हें भी सिखाएं टूर, जैसे हम गाइड्स को कई बार कहते हैं कि आप उन्हें बताओ लोगों को कि देखिए आज अपन है ना ये 4 साइट्स कवर करेंगे। एक्चुअली आपके आइटनरी में 5 साइट्स हैं उस दिन के, तो आपने 4 की और 5 प्लेसेस विजिट कर लिया आपने, और शाम को आगे अब ब्रीफिंग है आपकी, डे एंड वाली ब्रीफिंग। तो आप कहोगे देखो भाई अपन ने सुबह 4 का सेट किया था, तो ये 4 अपन ने अचीव कर लिया और एक्स्ट्रा ये कर लिया। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला होता है ना, ये बहुत सबको मज़ा आता है ना, ओवर डिलीवर हो जाता है भाई ना। सब ओवर डिलीवर हो जाता है ना, एक के साथ एक फ्री टाइप्स की चीज़ है। तो टूरिज्म में भी है, आदमी को इतना सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है कि देखो मैंने ये घूमने तो निकला किया ही था, किया, मैंने ये 4 भी कर जगह लिया। जयपुर में घूमनी थी, मैंने एक्चुअली 5 घूम ली या 5 चीज़ें कर ली। तो ये तो एक मार्केटिंग गिमिक भी है। 5वीं नहीं भी है तो भी उसको ये सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि देखो मेरा 4 का टारगेट था, मैंने 4 अचीव कर ली। तो जब तुम ये फीडबैक लेते हैं अपन और लोगे, तो तुम उससे कहोगे कि भाई हमने ये अचीव किया और आपने कर पाए, तो वो जब लिस्ट करना लगेगा तो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा विच इज़ गुड फॉर यू फ्रॉम ए मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। पर एक्सपीरियंस जो बनेगा वो पर्सनल होगा, वो पर्सनल होगा और उसका फॉर्मेशन टाइम भी लेगा, लॉन्ग टाइम आफ्टर लेगा। ही ओके, लीव्स। और फिर उस व्हेन ही रिफ्लेक्ट्स क्योंकि बैक। हाँ, एक्सपीरियंस में रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। और वो बाद में उसको मतलब रिफ्लेक्ट करता रहेगा और उसका एक्सपीरियंस, और जब वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे फेड आउट होने लगेगा तब वो कॉल लेगा कि मैं इस एक्सपीरियंस को दोबारा करूं। 2-3 बार एक्सपीरियंस से क्या होगा, वो पुख्ता हो जाएगा और उसको कोरिलेशन भी दिखने लगे। एंड इम्पॉर्टेंट इज़ कि एवरी इंडिविजुअल इज़ ए डिफरेंट इंडिविजुअल। तो हम 4 लोग एक ट्रिप पे तुम्हारे साथ ही गए, बट हमारे एक्सपीरियंसेस अलग-अलग होंगे, अलग अलग होंगे, और मेरा अलग पर्पज़ होगा, किसी और का कुछ और पर्पज़ होगा, किसी और का, तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे और हमें ये फ्रीडम उन्हें अलाउ करना पड़ेगा। What companies can do and should do and are doing is co-creation. Co-creation is कि जैसे तुमने एक्सपेक्टेशन सेट किया कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो मैं आई हैव द लोकस ऑफ कंट्रोल, कि मैंने अपना ट्रिप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना ट्रिप डिज़ाइन किया। मैं तो अच्छा, को क्रिएशन, गॉट को इट, क्रिएट, गॉट इट। तुम क्रिएट कर रहे हो मेरे लिए, मैंने और तुमने मिलके को क्रिएट किया, और इससे मेरे एक्सपीरियंस और मेरे मज़े की जिम्मेदारी मतलब सटली मेरे ऊपर आ गई, कंज्यूमर के ऊपर। राइट, अंडरस्टूड। ठीक है ना। एंड दिस इज़ अ ह्यूज, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सबको समझने में जाए। एक लड़की स्पेन से आई हमारे यहाँ किसी एक्सचेंज प्रोग्राम में, वो ये लाजपत नगर में रुक रही थी। एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड वन डे कि आज मैंने ना कुकिंग इंडियन फूड की क्लास ली है। मैंने कहा व्हाट इज़ दिस क्लास लाइक? तो उसने बताया कि किसी घर पे उसने बुक कर लिया कि वो इंडियन खाने को कुक करेगी। उसने कहा 5 चीज़ें बनाएंगे, तो रोटी थी, रायता था, और पता नहीं क्या एक सब्जी थी, उसमें चाय थी, चाय, रायता, रोटी, एक सब्जी और पुलाव, बटर चिकन था शायद। तो उसने मतलब इसेंशियली उसने एक बटर चिकन बनाया और एक रोटी बनाई। पुलाव बाय एंड लार्ज खुद से ही बन जाता है। एंड शी वॉज सो वेरी हैप्पी, और उसने उसके लिए 100 यूरो पे किया, 100 यूरो पे किया। उसने कहा एक लड़की ने, किसी ने और ने बुक किया था, तो 2 लड़कियों ने मिलके बुक किया। तो 2 लड़कियां एक हाउस होल्ड, एक फैमिली के पास गईं, उन्होंने ये 5 चीज़ें बनाई, खुद खाई, एंड दे वर सो हैप्पी। वो हमारे यहाँ आई हुई थी, अगले दिन वो आई हमारे इन स्टूडेंट्स के साथ, वो मार्केट गई, उसने मसाले ख़रीदे हिंदुस्तानी कि अब मैं ना स्पेन जाके वापस ये बनाऊंगी। क्या वो बना पाएगी, कितना उसे याद रहेगा, कितना होगा, इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। पर वो 2 घंटे जो उसने उस प्रोसेस में, मतलब सोचो क्या बनाई होगी उसने रोटी, पहली बार जो रोटी बना रहा होगा, मतलब गोल भी क्या बनी होगी, पर उसको बहुत मज़ा आया।
उसने को क्रिएट किया अपने खुद के एक्सपीरियंस को। और किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाओ, 100 यूरो का खाना कौन खाता है भाई? राइट, राइट। लुक एट द मार्जिन्स, लुक, मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन ना। डेफिनेटली। उसी खाने को उस घर वालों ने भी खाया होगा, उसी खाने को उन्होंने भी खा लिया, एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ, एक हिंदुस्तानी किचन में खड़े होके एक हिंदुस्तानी लेडी ऑफ द हाउस के साथ मिलके उसने हिंदुस्तानी खाना बना लिया। कितना अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। वो मेरे घर भी आई एक दिन अच्छा, डिनर okay. पे, और क्या मैं इसकी फ़ोटो खींच लूँ, रोटी फूल रही थी। मैंने कहा नहीं, तुम फ़ोटो मत खींचो, तुम एक्चुअली बनाओ। ओके, देयर वर राइट। अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो मैंने कहा इससे रोटी बनवा लो। एंड शी वॉज सो एक्साइटेड, वो फूल फूल के रोटी बन रही थी और मेरे जो मेड बना रही थी उसके साथ। तो उसको लुक एट दीज एक्सपीरियंसेस। सर वी हैव टच्ड अपॉन मैनी टॉपिक्स। मैं जो लिख के लाया था मैंने इसको साइड रख दिया था, मैंने कहा बिकॉज आई वाज एंजॉइंग द कॉन्वर्जेशन। बट देर आर फ्यू थिंग्स जो मेरे को जाननी थी। जैसे दिस वॉज ऑल फ्रॉम द टीम, तो उन्होंने बोला था कि एक बार पूछ के आना। सो जैसे दे हैड दिस थिंग अबाउट लीडरशिप। सो अकॉर्डिंग टू यू, सिंस आपने बहुत, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड लीडरशिप पोजीशन पे भी एक्सपीरियंस है, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज लीडरशिप and what is a good leadership, especially in terms of today's day and age? Because as business owners मुझे ऐसा लगता है कि जो तरीके हम पहले फॉलो करते थे वो आज के टाइम पे नहीं फॉलो हो सकते। वी नीड टू चेंज, वी नीड टू को क्रिएट, वो वाली अप्रोच लेनी पड़ेगी। आंसर देने से पहले डिस्क्लेमर कि ओके, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट राइट। ओपिनियंस, तो मैं ऐसा कोई उसमें नहीं जा रहा। पर ये बात बिल्कुल सही है कि जो पुराना नोशन था कि लीडरशिप इज़ अ फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, कि कोई अच्छा लीडर है कोई नहीं है ना, ये सब मैं कम मानता हूँ। मैं सिर्फ अपनी मानने राइट, वाली बात राइट। बता रहा हूँ, नो डेफिनेशन। मेरे हिसाब से लीडरशिप इज़ अ सिचुएशन दैट इज़ क्रिएटेड वेयर यू हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड सेंस ऑफ पर्पस। वो आप कम्युनिकेट कर दो कि चलो हम सबको मिलके ये करना है, और सब लोग उस काम में लग जाएं, दैट इज़ गुड लीडरशिप। ये लीडर है, सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, दैट इज, सस्टेनेबल ही नहीं है ये लीडरशिप का राइट, वर्ड, ये चलेगा ही नहीं। राइट। लीडरशिप बाय चांस, कि बाय द वे आपको अच्छा बॉस मिल गया, बाय द वे मिल गया, होगा, आप थोड़े दिन एंजॉय करोगे, पर फिर वो सस्टेनेबल नहीं है, तो फॉलोअर चला जाएगा या बॉस। तो लीडरशिप इज़ अ सिचुएशन, और वो सिचुएशन जहाँ देर इज़ अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, एंड एवरीवन एल्स इज मोटिवेटेड एंड फैसिलिटेटेड टू मूव देयर। ठीक है ना। स्पोर्ट्स से हमें सीखना चाहिए, जनरली होता है, बोलना नहीं चाहिए, पर लुक एट दिस, देयर आर सर्टेन टीम्स जो बहुत अच्छा खेल रही हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, देयर इज़ अ टीम पाकिस्तान हु हैज़ सो मैनी केपेबल प्लेयर। वर्ल्ड कप से पहले सब ये कह रहे थे कि जो पेस अटैक पाकिस्तान का है किसी का नहीं है, बट देयर वाज सिंगल प्रॉब्लम, पाकिस्तान की लीडरशिप की प्रॉब्लम है, उनकी टीम की, कि वो लीडर इंस्पायर नहीं कर पा रहा है। वो लीडर का जो सोच है और बाकी टीम का जो सोच है वो नहीं मैच कर रहा है, वो सिंक नहीं कर रहा है, इसलिए दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। सोचो उनसे अच्छे बैट्समैन नहीं हैं बाबर और रिजवान से, और अफरीदी से अच्छे बॉलर्स नहीं हैं। लुक एट सम अदर टीम्स जहाँ पे हमें यही नहीं पता चलता कि कैप्टन कौन है। कई बार मुझे खोल के देखना पड़ता है, यार इस टीम का कैप्टन कौन है। से फॉर एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल तो यूएसए की टीम है, हर आदमी आ रहा है, उसको पता है मेरा क्या रोल है, एंड दे पिचिंग इन, अपना रोल पता है, और हर आदमी एक दूसरे की मदद कर रहा है। मतलब एक ईगो सिस्टम होता है कि सीनियर प्लेयर है तो वो इसी जगह पे खड़े होकर फील्डिंग करेगा। व्हाट इज़ कोहली गुड एट, कि वो बाउंड्री पे खड़े होकर ना वहीं से मज़े कर रहा है। तो मतलब लुक एट दी, कैप्टन कौन है नाम के लिए इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट लीडरशिप ऑफ द टीम इज़ कलेक्टिव। सबको पता है कहाँ कंट्रीब्यूट करना है, सब उधर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ठीक है, आप नाम के लिए किसी को बैठा दो कि इज़ द बॉस, ही इज़ सिटिंग है, ये अलग हो सकता है, पर अगर पूरी टीम के पास शेयर्ड सेंस ऑफ डायरेक्शन है, दैट इज़ गुड लीडरशिप। एंड सिंस वी आर टॉकिंग, सो मेरे को ये चीज़ भी पूछनी थी रिगार्डिंग ट्रैवल।
जैसे मैंने देखा आप लिंक्डइन पे तो हैं, बट आई एम नॉट श्योर इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम और समथिंग लाइक दैट. इंस्टाग्राम में आप हैं? इतना तो नहीं हूँ मैं, अच्छा, बट पर यू इतने डोंट अच्छे से यूज. नहीं हूँ, ओके. क्योंकि सो मैं बहुत मन करता है सीख लूँ, पर मैं सीख पाने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे इंस्टाग्राम. इट्स इजी, इट्स इजी, इट्स वेरी इजी. अब तो इट्स डेफिनेटली पूरा वीडियो बेस्ड है. हाँ हाँ बट बिल्कुल. डू यू थिंक कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड towards the boom of tourism, बिल्कुल. because our company is जब मैं built ट्रेंड्स on की बात Instagram. कर रहा था तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशनल का एक वर्ड यूज़ Right. किया. एक और टर्म उस टॉप 10 ट्रेंड्स में आता है, उसका नाम ही इंस्टाग्रामेबिलिटी है. Right. बिल्कुल 100% सोशल मीडिया. मैंने बीच में बोला था एक लाइन कि टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद की है सब तरह से. But do you think it's sustainable? क्यों नहीं है? Because जैसे पहले Facebook था, हाँ. people shifted to Instagram. What next? जो भी यूज़र फ्रेंडली होगा, जो भी अच्छा होगा, जैसे भी होगा, आप अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हो गया. डेमोक्रेटाइजेशन से मतलब हर आदमी को काइंड ऑफ परमिशन है Right. कि कुछ भी करके ट्राई कर ले, एक्सपेरिमेंट करे टेक्नोलॉजी से. कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे. जब एलेक्जेंडर ग्राहम का नाम सुना ना, Yes. टेलीफोन बनाया Yes, था. yes, yes. उसने जब टेलीफोन बनाया था तो उसने ये सोचा था कि ये मैंने एक बहुत अच्छा डिवाइस क्रिएट किया है, अब इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ से वहाँ चला जाएगा. उसने ये थोड़ी ना सोचा था कि लड़के लड़कियाँ रात भर चैट करेंगे या फ़ोन पे मैसेजेस देंगे या ये करेंगे. किसी ने नहीं सोचा था भाई. Right. ग्राहम बेल अगर अभी पैदा हो जाए, वापस से जन्म ले ले, तो वो गश खा के गिर जाए कि भाई मैंने क्या बनाया था, इन्होंने क्या कर दिया इसका. तो लोग टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेंगे, Right. ये लोगों पे छोड़ दो. और वो कुछ करके ट्राई करेंगे, वहाँ उन्हें छोटा सा दिक्कत आएगी और फिर एक बंदा आएगा जो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा. पहले टेक्नोलॉजी की पेस जो थी वो स्लो थी. 10 साल में एक नई टेक्नोलॉजी आती थी, अब 10 महीने में आती है, फिर 10 हफ्ते में आने लगेगी. Yes, it's very rapid. और very rapid. जो जनरेशन का गैप है वो यही है कि ये भी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है. तो जिससे जितनी अनसर्टेनिटी, मतलब एक एग्जांपल और है, मतलब नॉट रिलेटेड, कि जैसे मेरी जनरेशन के जो लोग हैं वो टीवी को देख के, बहुत सारों को मैंने देखा है, वो परेशान हो रहे हैं. जितनी लड़ाई झगड़ा ये वो डिबेट्स होती है, उससे बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है. पर जो तुम्हारी जनरेशन और यंगर जनरेशन है, वो पैदा ही हमने बढ़ते हुए देखा. तुम जब से पैदा हुए, अब मतलब नॉट यू बट मे बी और 5 साल बाद वाले, बच्चा रोता है तो मम्मी मोबाइल फोन दे पकड़ा देते हैं. देती है कि Yes. बेटा तू खेल थोड़ी देर, इससे मैं काम करके आती हूँ. राइट. तो वो जनरेशन है, तो उनके लिए ये सब, उनको स्ट्रेस नहीं हो रहा है इससे ज़्यादा. तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगियों में कैसे घुस रही है ये अलग है, और हम उससे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये एक और चीज़ है. और यही जनरेशन का फ़र्क है. बाकी पैदा तो आदमी वैसे ही होगा फिज़िकली, जैसा 500 साल पहले हो रहा था वैसे ही हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है. ये जो है ना, ये फ़र्क है. हाउ डू वी हैंडल दिस टेक्नोलॉजी, सिचुएशन, अनसर्टेनिटी, ये सारी चीज़ें बदल रही है. तो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव. 10 साल पहले टूरिज़्म नहीं बोर्ड था. 10 साल पहले टूरिज़्म बोर्ड ये कोशिश करते थे कि हम होम स्टे सेटअप करवा लें, हम तुम्हारे होम स्टे को थोड़ा सा प्रमोट कर देंगे. राजस्थान में यही होता था. अभी ख़त्म हो गया. अगर तुम अभी डिसाइड करो किसी रिमोट विलेज में बैठ के कि मुझे अपने घर का एक कमरा देना है, उसमें अर्जेंटीना से कोई आकर रहेगा, तो पॉसिबल है. मैं अभी गया था कुछ महीने पहले एक जगह, तुर्तुक, नाम सुना है? लद्दाख में. लद्दाख से आगे. Yes, yes. इट्स ए बाल्टिस्तानी पाकिस्तान. विलेज. Yes, yes, yes. राइट. Yes. और हम वहाँ जाके देखे कि क्या हो रहा है भाई. वहाँ पे 5G आता है. और 5G का फ़र्क क्या है, इंडिया ने, आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस हिस्ट्री, 1971 का जब वॉर चल रहा था तो लोग तो बांग्लादेश में बिजी थे. इंडिया ने ये 4-5 गांव कब्जा ली है पाकिस्तान से, एंड वी नेवर रिटर्न दीज विलेजेस. तो बाल्टिस्तान के 5-6 विलेजेस इंडिया का पार्ट बन गए. और चूँकि सेंसिटिव था इसलिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि कोई नहीं जाएगा. फिर जब वो आमिर खान वाला लैंडस्लाइड हुआ, याद है, लद्दाख में, तब उन्होंने कहा ये लोग खाएंगे पिएंगे क्या.
तो गवर्नमेंट ने पहली बार इसको ओपन अप किया कि नहीं आओ जाओ। अब जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने तो 5G ले गए वहाँ। 5G से ये हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहाँ जाके बैठ जाते हैं, महीनों महीनों रह रहे हैं वहाँ पे, और चारों तरफ है ना ऐसी हाई अल्टीट्यूड की पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल वर्केशन, आपके हैं, वर्केशन काइंड ऑफ, हाँ वैकेशन टाइप, वर्केशन, हाँ वर्केशन, हाँ। वर्केशन, यस, तो वो जाते हैं और वहाँ रहते हैं और लॉन्ग स्टे करते हैं, और 5G आ रहा है इसलिए वर्क फ्रॉम एनीवेयर है, दे कैन डू इट। तो ये तो जब मेरे को इनवाइट मिला कि आपको तुरतुक आना है, मैंने कहा ये है कहाँ पे भाई, पहुँचा कैसे जाएगा तुरतुक। फिर मैंने पढ़ा है उसके हिस्ट्री, तो जो इतना रिमोट था वो भी एक्सेसिबल हो गया ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी इज़ डेफिनेटली वेलकम। पहले मैं अजमेर में रहता था, एक शहर है, और मैं जब फॉरेन गया पहली बार, दिस वाज ईयर 1990, तो मुझे जयपुर चक्कर मारना पड़ता था पहले टिकट बुक कराने के लिए, फिर मैं गया मेरे होटल्स बुक कराने के लिए। अब मैं जब एयरपोर्ट जा रहा होता हूँ नोएडा से, कैब में बैठता हूँ, तब मैं देखना शुरू करता हूँ कि होटल कहाँ बुक करना है। मतलब लास्ट मिनट पे पॉसिबल है, कौन सी जगह जाना है, कहाँ जाना है, मतलब टेक्नोलॉजी तो ज़बरदस्त है। What do you think AI, what effects will AI have on travel industry? अगेन मैं बहुत बात नहीं कर पाई, यस बहुत यूज़ होगा। Do you think people will be still inclined towards going outside, going outdoors after AI? क्यों नहीं जाएंगे, 100%। क्योंकि अगर उन्हें अरे वही मैं इससे सेम, पूरा अभी 1 घंटा पर नहीं बात करिए, नहीं नहीं नहीं, मतलब अगर उनको सेम वो एक्सपीरियंस, कैसे मिलेगा सेम, वो आप छोटा सा फ़र्क समझो। ओके, जैसे मैं ना, तुमने इतना मुझसे ज्ञान लिया जो मैं आधे सेमेस्टर में देता हूँ। जूते खरीदने का प्रोसेस क्या है, किसी ने जूते बनाए, फिर उसने स्टोर में दिए, फिर आप गए, आपने पसंद किए कि ये ले जूते अच्छे हैं, पहन के चल के भी देख लिए, फिर परचेज़ किए, उसकी क्वालिटी पहले वैलिड की, फिर परचेज़ की, लास्ट इज परचेज़। टूरिज़्म उल्टा है, ओके, और परचेज़ के बाद आपने कंज्यूम किया। टूरिज़्म में सबसे पहले आपने परचेज़ किया, वंस यू एनीवन कम्स टू ट्रेवल एलाई, अभी उसे मालूम ही नहीं कि उसका एक्सपीरियंस स्पीति में क्या होगा। उसने रिस्क बियर करते हुए ट्रेवल एलाई से एक पैकेज खरीद लिया और तुमने उसके लिए पैकेज दे दिया। तो सबसे पहले परचेज़ हुई, फिर तुम्हारे जो भी टूर लीडर है उसने मैनेज किया, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, तो को क्रिएशन या साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हुआ। और जब वो लौट रहा है तब वो सोच रहा है कि मेरी क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस कैसा था। तो जिस क्वालिटी को आइडियली उसे पहले पता होता तो वो परचेज़ करता, तो उसका रिस्क कम होता, उसकी एंग्जाइटी कम होती। सोचो टूरिज़्म में ये एंग्जाइटी कितनी बढ़ी हुई है। एआई और जो टेक्नोलॉजी वो यही कर रही है कि वो इस रिस्क को कम कर रही है। वो कह रही है पहले देख लो कि भाई आप स्थिति में क्या क्या होगा, ये उसने अंदाज़ा आपको दे दिया। पर देखो दिस इज़ नॉट एआई, ठीक है, ये है रियलिटीज़, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटीज़, इस पे बातें हो रही हैं अभी कि वो बताएगा कि देखो स्थिति ऐसी होगी, आप ऐसे कमरे में रहोगे, आप ये करोगे वो करोगे। तो दिस इज़ ओनली हेल्पिंग कस्टमर लोअर डाउन देयर एंग्जाइटी, बी वेल इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड। अब हाँ, दूसरी चीज़ जो है एआई है कि वो आपके पैटर्न्स को इवेल्युएट करके, मशीन्स लर्न करके, एआई एंड मशीन लर्निंग, वो ये देख लेगी कि इस बंदे को क्या पसंद आएगा। तो हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप उसको पहले से बता सकते हो, तो मुझे कहाँ जाना है आपको, इसकी जगह आप उसको बता सकते हो कि नहीं नहीं आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। भाई वैसे ही ना, मैं 2 सर्च करता हूँ फेसबुक पे, फेसबुक, जीमेल सब चालू हो जाते हैं, इंस्टाग्राम मेरे को बताने के लिए। अभी मैं 2 शर्ट ढूंढ लूँ, स्पोर्ट शूज़ ढूंढ लूँ, सब शुरू हो जाते कस्टमाइज हो हैं। जाएगा सब कुछ। तो बस वही होगा कि मैंने अगर सर्च किया कि मुझे नेचर में जाना है, बीच पे जाना है, तो वो तुम्हारे पास आएगा। तो तुम उसे ये नहीं कहोगे कि यार स्पीति ले चलते हैं, तुम एकदम उसको कहोगे कि चलो हम तुम्हें यहाँ ले आए। तो टेक्नोलॉजी आपको बेटर डिसीजंस लेने में बहुत कंज्यूमर एंड सर्विस प्रोवाइडर दोनों को मदद करेगी, आपको एम्पावर ज़्यादा करेगी, पर अल्टीमेटली तो एक्सपीरियंस होगा ना, वो तो लेना ही पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये वाइल्ड और फालतू का एग्जांपल है कि कॉर्बेट गए, टाइगर की साइटिंग नहीं हुई, तो आपने
मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी से 2 टाइगर और क्रिएट कर दिए, ये हो सकता है। पर अल्टीमेटली तो आप ट्रैवल करोगे तो ट्रैवल को करने में मदद करेगा। ये बहुत सारी ट्रैवल इंडस्ट्री परेशान हो रही है, वो डरे हुए हैं कि यार ट्रैवल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। नहीं, वो ट्रैवल को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, वो ट्रैवल को ऑगमेंट करेगा। इसीलिए ट्रैवल तो सवाल होगा। पूछा था मैंने आपसे। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, सही सवाल पूछा। और ये बात मैसेज जाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी इज़ नॉट सब्स्टिट्यूटिंग ट्रैवल, टेक्नोलॉजी इज़ ऑगमेंटिंग द लाइकलीहुड एंड प्रोपेंसिटी टू ट्रैवल मोर। सिंपल, अगर आप राइट यूज़ कर रहे हो उसका, और जो आप करोगे ही करोगे। आपको कैसे जगह जाके रहना है। बहुत पहले 10 साल पहले मैं दार्जिलिंग जा रहा था, मैंने अपने एक स्टूडेंट से कहा कि मैं दार्जिलिंग जाना है। उसने कहा सर, क्योंकि स्टूडेंट था वो ज़्यादा बेचारा ध्यान रख रहा, उसने मुझे 3 वेबसाइट भेज दी। उसने कहा सर आप बताओ इसमें से किस होटल में आपको बुक कर दें। तो मैंने उसको वेबसाइट विज़िट किए, दार्जिलिंग में एक होटल बुक किया। हमने कहा ये ला अच्छा है, तो उसने कहा ठीक है सर यही बुक हो जाएगा। अब हम वहाँ चले गए। अब वहाँ बैठे हुए 3 दिन हो गए, जितना खूबसूरत वो लग रहा था वो दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने उससे पूछ ही लिया वेटर से एक दिन ब्रेकफास्ट में, मैंने कहा भाई ये जो वेबसाइट पे फ़ोटो डाल रखे हैं वो इस रिज़ॉर्ट के कौन से पार्ट के हैं। तो पता है उसने क्या कहा कि सर एग्जैक्टली उस जगह के जहाँ पे आप इस वक्त बैठे हुए हो। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। कि सर वो तो फ़ोटोशूट था ना, तो इसलिए हमने वो लाइट वेट लगा के वैसा किया था। हुआ क्या मुझे नहीं मालूम था वो कैसा था, पर उन्होंने एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दिया ज़बरदस्ती, मैंने नहीं मांगा था, क्रिएट हो गया। अब जब मैं गया और मैं मैच कर रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन और जो मेरे को मिला उसमें गैप हो गया, उससे मैं कम सेटिस्फाई हो गया। इस गैप को कम कर सकता है आपका टेक्नोलॉजी, कि यू हैव अ रियल फील कि क्या जगह है, कैसे मिलेगी, मुझे नहीं रहना है इसमें। ठीक है, People will be more accurate about their मतलब आपको भी things. समझना चाहिए एज ए इंडस्ट्री कि मैं ज़बरदस्ती का ना शूट एंड स्कूट नहीं कर सकता। टूरिस्ट को या ट्रैवलर को या गेस्ट को नहीं रुकना, मैं से झूठ बोल के एक बार रुकवा दूंगा। बार बार नहीं रुकवा पाऊंगा। आपको एक बार का रेवेन्यू मिल जाएगा, पर आपका बिजनेस ख़राब हो गया ना, आप पे से भरोसा हट गया। तो ये मायोपिक पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ना पड़ेगा इंडस्ट्री को भी। मैं उसी को हैंडल करूँगा जो मेरे टाइप का टूरिस्ट है, नहीं तो मैं उसको पहले से ही 10 बार बताऊँगा, देख भाई तू कह रहा है पर हम ये करने वाले हैं। जो एजुकेशन एक्सपेक्टेशन सेटिंग कह रहे हो जिसे तुम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्नोलॉजी ओनली गोइंग टू हेल्प यू विद दिस। हमने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात नहीं करी है अभी तक। सो आई डू नॉट बिलीव, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट in a rural area, for example, can go hand in hand. Do you think how accurate is this statement? बहुत सारे वर्जन्स हैं इसके। एक्चुअली हमारे एक इनफॉर्मल ग्रुप पे टीचर्स के बहस चल रही है कि किसी ने एक पोस्ट किया कि फॉरेस्ट्स काटे गए, तो दूसरे टीचर ने कहा कि भाई फॉरेस्ट लगाए भी गए। एक्चुअली अगर देखा जाए सैटेलाइट इमेज का, तो इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर जो ग्रीन कवर है वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो पेड़ के काटा जाना, जितने पेड़ काटे, 10 पेड़ काटे या 5 पेड़ काटे, 10 पेड़ लग गए। तो सामने वाले बंदे ने आर्ग्यूमेंट रेज़ किया कि पर लगाए तो आपने प्लांट्स, छोटे सेपलिंग्स, और बड़े ग्रोन फुली ग्रोन पेड़ काट दिए। ठीक है, तो ये जो पेड़ों की कटाई हुई क्यों हुई? ये डेवलपमेंट के लिए हुई। एक्चुअल में अगर इंडिया के ग्रीन कवर के कम होने की बात है तो नॉर्थ ईस्ट में ये कवर कम हो रहा है। ओके। नॉर्थ ईस्ट वो एरिया है जहाँ पे पिछले 20 साल से, पहले मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी कही, मोदी जी आए, उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाए। उन्होंने कहा कि जो करना है नॉर्थ ईस्ट के थ्रू करो ताकि उनका डेवलपमेंट हो। अब रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, अब सड़क बननी है। एक वो ट्रांस एशियन हाईवे ना, ये AH2 जो अपना दिल्ली से भी निकल रहा है, तो ये सिंगापुर से शुरू होकर दुबई तक जाना है। एक एशियन हाईवे है, AH2 कहलाता है ये। तो ये मोरे से इंडिया में एंटर करता है मणिपुर में, फिर वो नॉर्थ ईस्ट होते हुए फिर ये बांग्लादेश में चलाता है, फिर बांग्लादेश से फिर आता है कलकत्ता, फिर ग्रैंड ट्रंक रोड होते हुए दिल्ली, लाहौर, पाकिस्तान। वाओ। फिर पाकिस्तान में नीचे से जा रहा है ईरान होते हुए, ईरान इराक होते हुए दुबई की तरफ, राइट। मिज़ोरम बाईपास हो गया इंडिया में,
उधर अफ़गानिस्तान बाईपास हो रहा था। अब दोनों कह रहे हैं कि नहीं नहीं, एक हमारे यहाँ से भी तो ले आओ, क्योंकि जहाँ से रोड जाएगी वहाँ से बिज़नेस होगा, वहाँ से डेवलपमेंट होगा, तो रोड बनाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा। अब ये डिबेट हमेशा की है कि हम डेवलपमेंट करें या वो करें, तो इसका आंसर ये कि सस्टेनेबिलिटी की, सस्टेन का मतलब क्या होता है कि जो आप सहन कर पाओ। एक गंदा हिंदी ट्रांसलेशन इसका यही है कि क्या आप सस्टेन कर पाए। किसी आदमी क्या टक्कर हो गई ना, फिर कहते हैं उसका एक्सीडेंट हो गया पर वो सस्टेन कर गया, मतलब जो नुकसान हुआ उसको झेल गया। कुछ नुकसान या कुछ जो चोटें हैं वो ज़रूरी हैं डेवलपमेंट के लिए, तो इसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। एक तो हर जगह की नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी है कि इतना वो झेल जाएगा, क्या वो सस्टेन कर पाएगी जगह। तो अगर रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ रिजुविनेशन से ज़्यादा है तो जगह ख़राब होती जाएगी। अगर रेट ऑफ रिजुविनेशन, एक और टर्म है, सस्टेनेबिलिटी से आगे आ गए हम लोग, तो वो आज नहीं तो कल आप इस रेट से कंज्यूम करो कि जो जिस रेट से रीजनरेट हो रहा है, रिजुविनेट हो रहा है, वो पेस फास्टर हो, तो आप सस्टेनेबल हो, नहीं तो आप सस्टेनेबल नहीं हो। ठीक है। पहले एक और कॉन्सेप्ट, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ इस रेट की ज़रूरत नहीं है, हम इस रेट से ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ी से अच्छा काम कर सकते हैं। इसको कहते हैं आजकल रीजनरेटिव टूरिज़्म। रीजनरेटिव टूरिज़्म अगेन मार्केटिंग है, कुछ हकीकत भी होगी। गोवा ने अभी अभी डिक्लेयर किया है कल परसों में कि हम फर्स्ट रीजनरेटिव पे काम करने वाली। आप एग्जांपल दे सकते हैं कोई? गोवा गोवा ने परसों तरसों ही डिक्लेयर किया है कि हम पहली हिंदुस्तान की स्टेट है जो रीजनरेटिव टूरिज़्म पे बात कर रहे हैं। पर हम मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ़िलॉसफी की बात कर रहे हैं। अभी तक सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म का मतलब था कि अगर आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो उस जगह का इस्तेमाल ऐसे ही करें कि जब आप उस जगह से लौटे तो आपके आने से पहले जो वो जगह जैसी थी वैसे ही उसे छोड़ के। ये सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन है टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। रीजनरेटिव टूरिज़्म एक कदम आगे है। वो कह रहे हैं कि आप अगर किसी जगह गए और जब उस जगह से लौट रहे हैं तो इंश्योर करिए कि आप जब उस जगह गए वो जैसी थी उससे अच्छा उस जगह को छोड़ के आए, तो पॉजिटिव ह्यूमन एक्शन हो उस जगह पे, वो रीजनरेटिव है टूरिज़्म। पर उस रीजनरेटिव का मतलब क्या है, सस्टेनेबिलिटी के क्या माने होंगे, ये अलग अलग डेफिनेशन होगी। चूँकि ये इशू तुम लेके आए इसलिए हम समझे। अभी हम G20 कर रहे थे इंडिया, तो उस G20 से पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम G20 में जा रहे हैं प्रो प्लैनेट पीपल का एक नारा लेके वो गए कि हम जो प्लैनेट के लिए अच्छा है ऐसे लोग और लोगों के कामकाज होंगे, ऐसी एक अरेंजमेंट की जाए, ऐसा एक व्यवस्था किया जाए, ये लेके गए। और G20 से जब हम बाहर आए तो हम एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट लेके आए, उसे कहते हैं मिशन लाइफ। यस, आई हैव हर्ड अबाउट दिस। ट्रेनों पे भी लगाया आपके मिशन लाइफ, है ना। लाइफ इज़ LIF और E जो है वो कैपिटल है। जो लाइफ लिखा जाता है वो है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ इज़ एन एक्रोनिम फॉर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो हमने कहा कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि हम प्रो एनवायरनमेंट हो, प्रो प्लैनेट वाली बात। ठीक है। इसी का एक सब वर्जन टूरिज़्म वालों ने पकड़ा, इंडिया टूरिज़्म ने पकड़ा। उन्होंने कहा ट्रैवल फॉर लाइफ। वो वही हो गया कि आप ऐसे ट्रैवल करेंगे कि यू विल ट्रैवल फॉर अ प्रो एनवायरनमेंट वे। ठीक है। तो जब अप्रोच की बात होती है तो उसे सस्टेनेबल टूरिज़्म कहते हैं। जब इंडिविजुअल एक्शन की बात होती है, हम सब एग्री कर गए कि हम सस्टेनेबल या प्रो एनवायरनमेंट या प्रो प्लैनेट बात करेंगे, तो तुम क्या करोगे एज ए ट्रैवल कंपनी, मैं क्या करूँगा एज ए ट्रैवलर, ये क्या करेंगे से फॉर एग्जांपल एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये क्या करेंगे एज ए होस्ट। तो हम सब लोग अपनी अपनी जगह पे रह के जिम्मेदाराना कंडक्ट रहेगा हमारा,
तो इस जिम्मेदारी को इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म. इको टूरिज्म इज़ अ प्रोडक्ट, सस्टेनेबल टूरिज्म इज़ अ फिलोसफी एंड अप्रोच, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इज़ अ एक्शन. ठीक है. टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज़ रीजनरेटिव टूरिज्म. और वापस ये सब जाके वहीं कनेक्ट हो जाता है जहाँ से मैंने शुरू किया था कि हम इंसान नेचर के साथ रहने के लिए बनाए गए थे. नेचर से अलग जाएंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा, एंग्जाइटीज़ होंगी, उसके लिए फिर हम कुछ काम करेंगे. उनमें से एक काम ट्रैवलिंग है. कुछ कंट्रीज़ ने अलाउ कर दिया है. स्कॉटलैंड इज़ ए वन कंट्री जो कहता है कि आप इस स्ट्रेस से बचने के लिए अगर आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो ट्रैवल करो नहीं, तो ट्रैवल विल बी ट्रीटेड एज ए मेडिकल रिएम्बर्समेंट. वाओ. इट्स अ मेडिकल थिंग. वाओ. पर हम कह रहे हैं कि इतनी दूर जाना ही क्यों है, दिमागों को इतना एंग्जाइटी में लाना ही क्यों है. इसलिए ट्रैवल को लाइफ स्टाइल का पार्ट बना लो. ट्रैवल फॉर लाइफ, ये हम लोग का नारा है इंडिया टूरिज्म में, हिंदुस्तानी टूरिज्म का, कि खूब ट्रैवल करिए. मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका टैगलाइन ये था, घूमो घुमाओ देश बढ़ाओ. हाँ. Read that? तो हम कह रहे हैं कि खूब घूमो. मोदी जी ने कहा था कि देखो अपना देश वॉज ए स्कीम. ये देखो अपना देश कब करा था लॉन्च? 15 अगस्त 2019 को. 5 अगस्त को वो 370 हटा के आए थे. मतलब देश में इतनी उथल पुथल मच रही थी, लोगों में एंग्जाइटी थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा. उन्होंने कहा चिंता छोड़ो, तुम तो घूमो घुमाओ. फिर वो लाए थे कि देखो अपना देश, कि हर आदमी को उन्होंने तब कहा था. फिर वो कोविड हो गया, इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. पर उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में 3 जगह घूमो कम से कम. एक प्लेज लिखवा रहे थे ऑनलाइन ट्रैवल का. याद है बहुत सारे लोगों ने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था. मैंने भी किया था. हाँ, मैंने भी किया था. तो आप घूमो, उससे देश का इकॉनमी में कंट्रीब्यूट होगा, वो हम डिस्कशन कर चुके हैं. जिम्मेदारी से घूमो. थोड़ा प्लानर्स को ये डिसाइड करना चाहिए कि चूँकि लोग ट्रैवल करेंगे, ये तो पता है, ये तो फॉर श्योर है, तो अब आपको नए डेस्टिनेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे. और नए डेस्टिनेशन आपके पुराने डेस्टिनेशन से दूर होने चाहिए. उत्तराखंड इज़ वन स्टेट जिन्होंने, आई डोंट नो उन्होंने अब क्या किया, पर थोड़े दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि हम 8 नए शहर या डेस्टिनेशंस क्रिएट कर रहे हैं. तो हर स्टेट को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए कि भाई जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उससे अलग हट के डेस्टिनेशन. तो उससे क्या होगा, लोग तो ट्रैवल करेंगे ही करेंगे भाई. आप कितना ही कह लो, रोज़ सुबह कालिंदी कुंज पे भी ट्रैफिक जाम होता है, डीएनडी पे भी होता है, हर जगह बॉटल है, लोग ट्रैवल करेंगे ही करेंगे. अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप आगे वाले 5 कैसे प्लान आप कर. एक्सप्रेसवेज बना रहे हो, आप मेट्रो ला रहे हो, वैसे ही आपको डेस्टिनेशंस लाने पड़ेंगे नए, क्योंकि इंसान तो ट्रैवल करेगा ही करेगा. So coming to the last part of the podcast, if I loved the conversation, so thank you so much for your time. गर्मियों की छुट्टी में हमको सुनने वाला कोई होता नहीं है, तो चलो एक लेक्चर इस नाते हो गया. डन. मतलब ये बहुत ही इंसाइटफुल था. एंड जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम अ टूरिज्म बैकग्राउंड, बट पर मैं शुरू से ट्रैवल करता, मतलब घर पे भी बचपन से कश्मीर और ये सब बहुत घुमाया है. ऑल मेरे को याद नहीं है, बट आई कैन फाइंड माई रूट्स इन ट्रैवलिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे. बाकी इफ़ देर इज़ एनीथिंग यू वुड लाइक टू say to the people who are watching this and to entrepreneurs like me, any advice or something like that, that would be great. एडवाइस एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो हो ही गया. इतनी अपन ने डिस्कशन किया है कि क्या करना है, किस डायरेक्शन में टूरिज़्म जा रहा है, तो बस अब अपने आप को वहीं पोजीशन करना है. दिस इज़ वन थिंग. पर एक और चीज़ जो तुमने कही और उसने मेरे को, आई रिविजिटेड दिस कॉन्सेप्ट, जिसको मैं बहुत बार कह रहा हूँ और बहुत जगह कहता हूँ, कि मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट में हूँ ना. आई एम हेडिंग अ टूरिज़्म डिपार्टमेंट. मिनिस्ट्री के इंस्टीट्यूट्स हैं, IHMs, IIT, हम लोग सब सर्विस प्रोवाइडर्स बना रहे हैं. इन सबको जो हमने पढ़ाया, ये कहा कि जाके टूरिज़्म इंडस्ट्री में सर्विस करें. तुमने कहा, पर मैंने पढ़ाई नहीं करी, पर मैं ज़िंदगी भर से ट्रैवल किया हूँ. और मैं ये कह रहा हूँ कि मोर एंड मोर नंबर ऑफ़ पीपल आर गोइंग टू ट्रैवल. हमने सस्टेनेबिलिटी की भी बात करी. क्या बात करी कि एवरी ट्रैवलर इज़ गोइंग टू कंज्यूम रिसोर्सेज, ये भी बात सही है. अब अगर ये ट्रैवलर एक्सपर्ट नहीं है, तो इसका आउटकम क्या होगा कि वो
जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा जो आपकी सस्टेनेबिलिटी को हर्ट करेंगे. छोटा सा एग्जांपल कि अगर मेरे को पता है कि मेरे को कितनी भूख है तो मैं उतना ही ऑर्डर करूँगा. अदरवाइज़ मैं जितना ऑर्डर कर रहा हूँ उसमें 2 आदमी एक्चुअली खा लेने चाहिए थे, पर वो आधा वेस्ट हो गया और आधा हुआ मेरा पैसा भी ज़्यादा लगा, फूड वेस्ट हुआ, सबका एफर्ट वेस्ट हुआ, एवरीथिंग. पर अगर मैं ये लर्न कर लूँ कि मुझे कितना खाना खाना है और कितना ऑर्डर करना है, तो प्रोबेबली मैं इस वेस्टफुल कंजम्पशन वाले पार्ट को ख़त्म कर दूंगा. अब इसी आइडिया को हम एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं ट्रैवलर्स पे कि एवरीवन इज़ गोइंग टू ट्रैवल. बिजनेस के लिए, लीजर के लिए इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, पर इफ़ ही और शी इज़ अ गुड ट्रैवलर, तुम्हारी टीम ने जितनी सेटिंग करी, हर आदमी ने अपने काम को सीखा, तो ट्रैवलर भी तो ट्रैवलिंग सीख सकता है. तो हमें सस्टेनेबिलिटी का ही ये तकाज़ा है, ये रिक्वायरमेंट है कि हमें ये मालूम है कि लोग ट्रैवल करेंगे, हमें उन्हें सिर्फ ये और सिखाना चाहिए कि आप कैसे ट्रैवल करो. भाई आपके पास भी 3 दिन है, 5 दिन है, 15 दिन है, आपने साल भर पैसा जमा किया उस 15 दिन के हॉलीडे के लिए, एनुअल हॉलीडे के लिए. नाउ यू वुड लाइक टू मेक मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. आपने अगर 1.5 लाख रुपया बजट कर रखा है एक हॉलीडे के लिए, तो 1.5 लाख में मज़ा भी तो आना चाहिए. ज़्यादा मज़ा इज़ नो हार्म. पता चला आप ट्रैवल करने चले गए और आपको मज़ा आया नहीं, तो सब वेस्ट हो गया ना. तो मुझे ये भी तो सीखना पड़ेगा. एंड ज़्यादा मज़ा इज़ नॉट कि ज़्यादा प्लेसेस कवर करें. हाँ, नहीं, ज़्यादा का डेफिनेशन ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस. से फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी जगह पे, एक्चुअली ज़्यादा का मतलब है कम जगह, राइट, जिसे हम स्लो टूरिज्म कह रहे हैं. राइट. तो उस जगह को मैंने कहा ना आत्मसात करना है, तो वो आत्मसात कैसे करूँगा? तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं वहाँ का लोकल फूड कैसे एंजॉय करूँ, वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ के जाऊँ, उस हिसाब से उनसे इंटरेक्ट करूँ, वहाँ क्या ड्रेस है, क्या क्लाइमेट है, क्या हिस्ट्री है. तो ये जितना मुझे ज्ञान होगा वो, और ये सब करने के लिए मुझे फॉर्मली सीखना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम पे जाके मैं सीख लूँ या यूट्यूब पे जाके सीखूँ, वीडियोस देखूँ. तो फॉर एवरी ट्रैवल, एवरी यात्रा, आई मस्ट प्रिपेयर वेल. टू लर्निंग टू प्रिपेयर वेल फॉर ए ट्रैवल इज़ अ लर्निंग बाय इटसेल्फ, जो हमें स्कूल और कॉलेजेस में सिखाना चाहिए. तो भले ही लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको 1 या 2 पेपर इस चीज़ का पढ़ना चाहिए, 1 या 2 कोर्स इस चीज़ का पढ़ना चाहिए. हाउ टू बी अ गुड ट्रैवलर, हाउ टू बी अ स्मार्ट ट्रैवलर. हर आदमी को आना चाहिए कि वो कैसे अच्छा ट्रैवलर बने, क्योंकि उसी का पैसा लगने वाला है, वो उसका लॉस है. और अगर वो कम अच्छा ट्रैवलर बन के ट्रैवल करेगा तो वो रिलेटिवली उसका मन अच्छा होगा कि मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहूं, पर फिर भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हाउ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर. तो लर्निंग टू बी अ गुड ट्रैवलर इज़ वन इम्पॉर्टेंट स्किल, जो नेक्स्ट जन स्किल है, सबको सीखनी चाहिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू मोहित. आई होप यू एंजॉयड द कॉन्वर्जेशन एज मच. बिल्कुल, मुझे बहुत मज़ा आया. मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत सारी बातें हैं जो समय की मैंने आपसे ज़्यादा सुन लिया, सॉरी फॉर दैट, बट वो रहेगी. बट ठीक है, फॉर द नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर. ठीक है, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.